ठीक है, म्यूट कर दीजिए। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से बता दीजिए एक बार, मैसेज आने से। हो गया ना? ओके ठीक। ओके ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर अगेन। ठीक है, तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस का क्लास है सर। आज थोड़ा नेटवर्क इश्यूज है, पता नहीं इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट कर रहा है, तो ठीक है, जितना हो सकता है स्टार्ट करते हैं क्लास टेक्निकल पे। बाकी जो भी बाकी रहेगा कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमेशा तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, कभी कभी रेयरली होता है। ठीक है, चलिए। सो पॉइंट इज दैट सर, आज टेक्निकल पे करना क्या है सर? आज टेक्निकल पे मैं आप लोगों को सर मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट। अब ये मूविंग एवरेज स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ये बेसिकली अब धीरे धीरे हम लोग इंडिकेटर्स में जाएंगे। मतलब मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर ही है, बट मूविंग एवरेज के बेसिस में ही इंडिकेटर का बाकी इंडिकेशंस भी मूविंग एवरेज पे बहुत डिपेंड करता है। मतलब मार्केट में प्राइस का मूवमेंट आइडेंटिफाई करना। सर पैटर्न हो गया क्या? हाँ बोलिए। चार्ट पैटर्न करवा दिए क्या? समझा नहीं। हेलो। चार्ट पैटर्न करवा दिए क्या पहले? नहीं नहीं, चार्ट पैटर्न नहीं करवाया। चार्ट पैटर्न नहीं कराए, इंडिकेशन कराएंगे उसके बाद चार्ट पैटर्न में जाएंगे। मॉर्निंग ज्योति। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, तो बेसिकली मूविंग एवरेज को थोड़ा समझते हैं। मूविंग एवरेज को थोड़ा समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग वॉल्यूम के बारे में बात किए थे, है ना? टेक्निकल क्लास में वॉल्यूम में बात हुआ था, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हम लोग वॉल्यूम के साथ साथ फ्यूचर एंड ऑप्शंस के केस में जो बेसिकली ओपन इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जो सेम डेटा से बनाया जाता है। सुमित जी ने मेरे को एक बार पूछा था सर और एक बार बता दीजिएगा। बता देंगे सर, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के क्लास में बता देंगे। थोड़ा सा जैसे ऑप्शन थोड़ा सा कंप्लीशन स्टेज में आएगा, मैं ओपन इंटरेस्ट को फिर से एक बार बताऊंगा कि ओपन इंटरेस्ट को कैसे यूज करना है, बट वो इक्विटी डेरिवेटिव में बताएंगे। बट टेक्निकल पे हम लोग आज बात करेंगे सर, मूविंग एवरेज पे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, और एक बार नेटवर्क में शिफ्ट करूंगा, बिकॉज वही मोबाइल नेटवर्क से थोड़ा सा मैं ब्रॉडबैंड में जाऊंगा, तो हो सकता है फिर से थोड़ा डिस्कनेक्शन हो। बट थोड़ा स्टे कीजिएगा, मैं फटाक से आ जाऊंगा, ठीक है, कुछ देर बाद करूंगा। अच्छा, ना पॉइंट इज दैट सर, मूविंग एवरेज क्या है पहले ये समझते हैं, फिर उसको मार्केट में कैसे प्रैक्टिस करना है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि प्राइस मूवमेंट को कैसे ट्रैक करना है मूविंग एवरेज के थ्रू से, ठीक है। मतलब सिंपल बात है, टेक्निकल एनालिसिस फॉर इंट्राडे ट्रेडर, टेक्निकल एनालिसिस फॉर स्विंग ट्रेडर, एंड ऑल्सो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर, सभी के लिए काम करता है। इवन इवन जो लोग इन्वेस्टमेंट भी करता है लॉन्ग टर्म में, उनके लिए भी मतलब ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। बिकॉज किस टाइम पे आप बाई करोगे और किस टाइम पे आप सेल करके निकल जाओगे। मतलब अगर पहले से पोजीशन लिया हुआ है, छोड़ के जाना है, ठीक है, मतलब आप सेल करके निकलो, आपका अगर ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया तो, या फिर बाई करो लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर इंट्राडे के लिए, या फिर पोजीशंस के लिए। तो इसके लिए मूविंग एवरेज आपको हेल्प करता है। अब कैसे मूविंग एवरेज आपको हेल्प करेगा, चलो सर मैं आपको बताता हूँ। सर देखिए, सर स्क्रीन शेयर है ना आप लोगों के साथ? स्क्रीन शेयर है? हाँ सर, शेयर करो। ओके ठीक। सर ये कुछ नहीं, ये निफ्टी है, ठीक है। निफ्टी में मैंने बस मूविंग एवरेज लाइन को ड्रॉ किया। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। नाउ पॉइंट इज दैट सर, मूविंग एवरेज लाइन ड्रॉ तो हो जाएगा, वो ज़्यादा प्रॉब्लम का बात नहीं है, ठीक है। आपको बस यहाँ पर इंडिकेटर्स में जाना पड़ता है, और यहाँ पर जाके मूविंग एवरेज देखना पड़ता है, तो आपको मूविंग एवरेज के रिगार्डिंग पॉइंट दिखा देगा। ऐसे बहुत सारे इंडिकेशंस हैं, सारे के सारे इंडिकेशंस को लेके कैसे चलना है वो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। बट इंपॉर्टेंट जो है वो मुझे पहले बात करना है। ऐसे डे बाय डे मार्केट में अलग अलग चीज़ें रेडी होता है, बट जो मेन मेन चीज़ के बेसिस पे ही होता है, ठीक है, मेन मेन चीज़ों के बेसिस पे ही होता है। जिसपे एक वन ऑफ द मेन पैरामीटर है टेक्निकल पे, दैट इज मूविंग एवरेज पैरामीटर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है सर, डेली मार्केट के फ्लक्चुएशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है।
ऐसे याद है ना आप लोगों को, मैं चेकलिस्ट, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं सर, धीरे धीरे चेकलिस्ट बना रहे हैं। चेकलिस्ट मतलब इन द सेंस, द चेकलिस्ट इन द सेंस कि धीरे धीरे हमें ये जानना पड़ रहा है कि अल्टीमेटली मार्केट में जब हम लोगों को ट्रेड लेना पड़ता है तो ट्रेड लेने के टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ें पूरा का पूरा दिमाग में भरना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोग लेटेस्ट में हम लोगों ने वॉल्यूम के बारे में देखा है ना सर। लेटेस्ट में हम लोगों ने वॉल्यूम के बारे में जब देखा तो वॉल्यूम में मैंने आपको कौन से टाइम पे कौन सा मूवमेंट आ सकता है मार्केट वॉल्यूम के बेसिस में, वो मैंने बताया। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने आपको बताया वो है वॉल्यूम के बाद, जो सर आपका चेकलिस्ट आप क्लियर रेडी रखो। ठीक है, अब चेकलिस्ट पॉइंट में ये जो रिविजिटिंग चेकलिस्ट, मतलब जब आप ट्रेडर बनते हो, एज ए ट्रेडर आपके लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखो एक बार क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाता है, मैं एक बार वापस बताता हूँ और फिर धीरे धीरे कुछ पॉइंट जो बाकी है वो धीरे धीरे बात करेंगे। तो क्या हो गया, पेन भी काम नहीं कर रहा है आज तो, सारा का सारा फेलियर ही हो रहा है सर, सब धोखा दे रहे हैं मुझे। एक सेकंड, हाँ वाह, ठीक है सर चलो। तो बेसिकली सबसे पहले तो सर आपको मैं आपको क्या बोला था, कैंडल स्टिक्स जो हमारा सबसे पहले इंपॉर्टेंट था। ठीक है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स। ठीक है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। मतलब अगर आप टेक्निकल पे अपना पैर जमाना चाहते हो तो कैंडल स्टिक्स के बिना कुछ नहीं हो सकता एकदम सर। मतलब ये क्या बोले सर, वेद वाक्य है। कैंडल स्टिक्स को पहचानो, कैंडल स्टिक्स को समझो और कैंडल स्टिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में एक प्रॉपर नॉलेज बिल्डअप करते रहो। ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट 15-16 कैंडल है सर, ऐसे कहा जाए तो और भी 20-25-30-32 भी कैंडल हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट 16-17 कैंडल है। अगर आप उस 15-16 कैंडल में अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर एक बार बिठा देते हो ना, फिर किसी भी तरह से आप आराम से आप देख सकते हो, मार्केट को समझ सकते हो। तो इतना कैंडल के बारे में मैंने रिसेंट बताया। जिन लोगों का कैंडल का क्लास मिस है प्लीज मुझे बताओ, मैं कैंडल का सारा लेक्चर शेयर कर देता हूँ, एक बार घर पे कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो या फिर बाद में जब फिर से क्लास चलेगा तब कर लेना। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ पॉइंट इज दैट कि सर कैंडल स्टिक्स आइडेंटिफाई करना, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चाहे वो कोई भी कैंडल हो, मल्टीपल कैंडल्स हो, सिंगल कैंडल स्टिक्स हो, जैसे यू ऑल नो सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न में मारूबोजू, स्पिनिंग टॉप, ठीक है, मारूबोजू, स्पिनिंग टॉप, डोजी, है ना, हैमर, पेपर अम्ब्रेला, ऐसे अलग अलग कैंडल्स हम लोगों ने देखा। फिर हम लोग मल्टीपल्स पे भी चले गए। मल्टीपल कैंडल स्टिक्स पे सबसे इंपॉर्टेंट नाम इंगल्फिंग, है ना। इंगल्फिंग बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एक कैंडल है, पियर्सिंग पैटर्न इंगल्फिंग का ही थोड़ा सा सब्सटीट्यूट पैटर्न। ठीक है, इस तरह से हम लोग वहां पर भी मल्टीपल्स में भी काफी सारा कैंडल्स को देखे। वो आप कैंडल स्टिक्स का क्लासेस करोगे ना वापस, आप देखोगे सारा का सारा याद आ जाएगा। सो पॉइंट इज दैट कैंडल स्टिक्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज गैदर करना आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है। और मार्केट में जब आप ट्रेड सेटअप करते हो तो भी आपको कैंडल स्टिक्स आइडेंटिफाई करना आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब देख लो कि एज पर दी कैंडल आपका काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, जैसे एक सिंपल बात करते हैं, जैसे मानो ये निफ्टी में जो लोग ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, ये निफ्टी का डे ट्रेडिंग के लिए डे वाइज इसका पैटर्न है। आप अगर डे वाइज छोड़ के अगर मिनट वाइज लेना चाहते हो, घंटा वाइज मतलब आवरली पैटर्न लेना चाहते हो, वो भी आप ले सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप चार्ट पैटर्न को थोड़ा देखें, ठीक है, ये देखिए सर, बहुत सारा चार्ट पैटर्न यहाँ पर बना है। अगर मैं रिसेंट ट्रेंड में जो निफ्टी का ग्रोथ हुआ है आप लोग देख पा रहे हो, मार्केट बहुत ही हाई लेवल में जा रहा है ना सर। ये देखिए सर, ये इंगल्फिंग बना है क्या, नहीं, सर हैमर बना है, ये देखिए, ठीक है, हैमर बना है मार्केट को ग्रो करने के लिए। ठीक है, ये देखिए सर, यहाँ पर आपको बीच बीच में स्पिनिंग टॉप नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको स्पिनिंग टॉप नजर आया, ये यहाँ पर एक हैमर है, यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप है ना। इसके बीच बीच में आपको सर देखिए आप आपको इंगल्फिंग भी नजर आएगा। अगर आप बैठे बैठे देखोगे ना अच्छे से, आपको हर एक चीज नजर आएगा। ठीक है, इंगल्फिंग नजर आ जाएगा, स्पिनिंग टॉप नजर आ जाएगा, दोजी नजर आ जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सर जब डाउन ट्रेंड रहता है, जैसे ये देखो, ये डाउन ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप आया, फिर एक हैमर आ गया, है ना, स्पिनिंग टॉप आया फिर एक हैमर आ गया,
ट्रेंड क्या है, पिछला ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड था, उसमें स्पिनिंग टॉप इंडिसीजन क्रिएट किया, फिर हैमर क्रिएट हुआ, हैमर क्रिएट करके मार्केट को देखो आगे लेके गया। बिकॉज डाउन ट्रेंड में हैमर, सिंगल हैमर बहुत इंपॉर्टेंट एक कैंडल माना जाता है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में सिंगल हैमर बहुत इंपॉर्टेंट एक कैंडल माना जाता है, जो बियर मार्केट को बुल मार्केट में कन्वर्ट कर देता है। और वही हुआ सर, वही हुआ। देखो पहले मार्केट बियरिश था, बाद का मार्केट बुलिश हो गया, और ये देखो बुल मार्केट को कैसे बियर मार्केट में लास्ट कुछ दिनों से लेके जा रहे हैं सर। तो बेसिकली फॉर स्विंग ट्रेडर वेरी गुड इंडिकेशन है ना। बस वही चीज मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि जो आप सीख रहे हो उसी को बार बार रिवाइज करो, बार बार, और उसको मार्केट में अप्लाई करो। मैं गारंटी देता हूँ सर, ज्यादा बहुत ज्यादा कुछ जानने का जरूरत नहीं है, बट जितना जानो उसको प्रॉपरली यूज करो, वही आपका मतलब क्या बोलते हैं ना, कमाल कर देता है। ठीक है, जितना जानो सॉलिड जानो, बहुत कुछ जानने का जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत जानोगे मुश्किल हो जाएगा, बट जितना जानोगे उसको अच्छे से जानो, उसमें अगर आपका पकड़ बनता है ना, उसके अगर आपका ग्रिप बनता है ना, आप उसी से बाजी मात कर सकते हो मार्केट में। ठीक है, ऐसा कोई मार्केट में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, सिंपल है, जितना सिंपल वे से मार्केट को समझोगे उतना अच्छा। अच्छा सेकेंड थिंग, ये तो है सर कैंडल स्टिक्स के बारे में बात। सेकेंड थिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट दो क्लास पहले ही बताया था, सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो फिर ये दो पॉइंट के साथ हम लोगों ने अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, एक आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा आपका कैंडल स्टिक्स हो गया, और तीसरा तीसरा आपका क्या हो जाएगा सर, सर वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम भी अगर आपको सपोर्ट करता है, ठीक है, तो क्या क्या ये देखो सर, फर्स्ट स्टॉक शुड बी रिकॉग्नाइजेबल कैंडलस्टिक्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस शुड बी कंफर्म द ट्रेड, एंड वॉल्यूम शुड कंफर्म टू द ट्रेड। ठीक है, वॉल्यूम हाई होगा तो अच्छा होता है सर बाई सेल के, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट वॉल्यूम, कैंडलस्टिक्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये तीन पैरामीटर हम लोगों ने देखा, ऐसे हम लोगों को 6 पैरामीटर देखना है, इस तरह का हमें 6 देखना है। 6 में से दूसरा एक पॉइंट में हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं सर, मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे हम लोग दूसरे एक में बढ़ रहे हैं सर मूविंग एवरेज की तरफ। चलो मूविंग एवरेज क्या है आप समझते हैं, क्यों थोड़ा सा रिकॉल कराया, बिकॉज आपको पता होना चाहिए ना रेगुलर। यस सर बोलो। सर एक क्वेश्चन है, सर सपोज यस सर। डाउन ट्रेंड में मेरा बुलिश एंगल्फिंग फॉर्म हो रहा है, वहाँ से मार्केट उठा, 3-4 सेशन में देखिए मेरा मार्केट अच्छा खासा रिवर्सल दे दिया, ठीक है, और हठात हाँ से सर कुछ ऐसा न्यूज़ आ गया मार्केट में जिससे ग्लोबली मार्केट जो है सब डाउन चलने लग गया, सो यूएस का भी ये डाउन है, नैस्डैक है सब, और यूरोपियन का भी मार्केट डाउन ही है, सर ये इंडियन मार्केट भी फिर डाउन ही जाएगा, क्योंकि चार्ट के नहीं हिसाब से तो वो सही है। ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्लोबल मार्केट डाउन जाता है तो इंडियन मार्केट भी डाउन जाएगा, ये भारत के मार्केट के लिए ऑलवेज जरूरी नहीं है सर, नॉट नेसेसरी, ऑलवेज नहीं होता। तो मान लीजिए कि इंडियन में ही कुछ प्रॉब्लम आ गई, वॉर आ गया कुछ इंडिया पाकिस्तान के साथ, कुछ भी ऐसा कुछ, तो सर क्या? सर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सर मार्केट में एक एनालिसिस होता है कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग मतलब आप जब भी मार्केट में प्रेजेंटली जो देख रहे हो ना, वो बेसिकली जो कुछ भी आप देख पा रहे हो और जो कुछ भी आप नहीं देख पा रहे हो, बात को समझे सर, वॉट एवर मार्केट रिप्रेजेंट करेंटली, ठीक है, जैसे अभी मार्केट बुल है, ठीक है, ये जो करंट मार्केट में जो बुलिश कंडीशंस लगा हुआ है, मार्केट में टेक्निकल पे एक परसेप्शन है सर कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, इसका मतलब यही होता है, इसके बारे में मैं आज ही बात करूंगा अभी। मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग का मतलब यही होता है कि जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी बुरा है, जो कुछ भी देख पा रहे, जो कुछ भी नहीं देख पा रहे, मार्केट उस सबको लेके प्रेजेंटली आपको जो दिखाते हैं वो सबसे सैक्रेट दिखाता है, मतलब मार्केट के हिसाब से वो सही है। अब दुनिया भर में क्या हो रहा है उसका असर संगे संग तो दिखेगा नहीं, बाद में दिख सकता है। अगर अगर यूएस मार्केट किसी एक दिन फ्लक्चुएट किया, जरूरी नहीं कि उस दिन आपका इंडियन मार्केट भी फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि अगर आपका कैंडल पैटर्न, ठीक है, सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो आप ऑन दैट मोमेंट आप आपका ट्रेड लो, दुनिया में क्या चल रहा है वो बाद में सोच लीजिएगा। मतलब कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर, कि अब मैं आपका बात समझ गया कि सर एक तरफ कैंडल मेरे को हाँ बोल रहा है, दूसरी तरफ मेरे को ग्लोबल न्यूज आया कि यूएस मार्केट में कुछ हुआ है, चाइना मार्केट में कुछ हुआ है, सर ठीक है, लेकिन उस वो जो जो कुछ भी हुआ है ना, वो रातों रात एकदम अचानक से नहीं होता है, इट्स टेक टाइम, समय लगता है। वो पर्टिकुलर पॉइंट कितना वैलिड है या फिर वो कितना लंबा तक आपको लेके जा सकता है, इकोनॉमिक इफेक्ट कितना बड़ा पड़ सकता है, मतलब कहने का मतलब है कभी भूकंप होते देखे सर, जैसे मानिए कि जैसे मानिए नेपाल में भूकंप होता है,
अब नेपाल में भूकंप होता है तो क्या भारत का हर कोई डर जाते हैं? थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा बहुत डर लगता है, लेकिन नेपाल की तरह डर नहीं लगता। अब देखना ही है कि नेपाल में भूकंप हुआ है तो उसका मेन जड़ क्या है, ठीक है, तो नेपाल के बाद और कहाँ कहाँ इफेक्ट हुआ है। अगर इंडिया में इफेक्ट आ सकता है तो हम लोग डरेंगे और उसका इफेक्ट मार्केट में आएगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट इज दैट कि अगर मानो कि नेपाल का भूकंप उतना जबरदस्त नहीं है, ठीक है, तो वो आपको संगे संग तो पता नहीं चलेगा, 2-3 दिन में समझ में आएगा कि अच्छा भूकंप में आफ्टर शॉक फिर से आ सकता है, नहीं आ सकता। तो इस तरह का पॉइंट काम करता है कि रिसेशन आ गया कि नहीं आया, ठीक है, ग्लोबल लेवल में क्या कुछ वार होने वाला है, ठीक है। जो मार्केट देखो सर, जब जब ऐसा हुआ है ना, जैसे रशिया यूक्रेन वार के टाइम पे मार्केट डाउन गया था ना, है ना, तो ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं कि रातों रात हो जाए, ठीक है, अचानक से पूरा रातों रात एकदम सब कुछ खत्म करके निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता सर। इंडियन मार्केट इवन आज के डेट में कहा माना जाता है सर, यूएस मार्केट से भी स्टेबल मार्केट माना जा रहा है सर। मतलब दुनिया का वन ऑफ द स्टेबल मार्केट में से एक मार्केट में से भारत का मार्केट धीरे धीरे बन रहा है। तो आप इंडियन मार्केट को भरोसा कर सकते हो, ठीक है। आप आगे आगे और जानिए, देखिए आपको और समझ में आ जाएगा सर, और समझ में आ जाएगा। बिकॉज ये कुछ, ये जो परसेप्शन मन में चलना चाहिए ना सर, ये परसेप्शन कोई एक दिन का परसेप्शन नहीं है, ये बेसिकली एक लंबा प्रोसेस है सर। ये बेसिकली एक प्रोसेस है, हर एक को इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अगर आप इस प्रोसेस से गुजरते गुजरते अपने आप को बना लोगे ना, तो आप समझ पाओगे कि कब मार्केट क्या अप्रोच दे रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे 2020 का कोरोना और 2021 का कोरोना कौन सा ज्यादा भयंकर था, बताइए इंडिया के लिए। हाँ, इंडिया के लिए सबसे, हाँ ठीक से बोलिए, इंडिया में 2000, इंडिया का फर्स्ट वेव में प्रॉब्लम हुआ था कि सेकंड वेव में प्रॉब्लम हुआ था? नहीं सर, फर्स्ट वेव में इंडिया में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था सेकेंड वेव में। अगर आप डेटा देखोगे तो आपको पता चलेगा, फर्स्ट वेव में हम लोग डर गए थे क्योंकि दुनिया भर में प्रॉब्लम चल रहा था, उसका डर इंडियन मार्केट में है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम एक न्यू कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो उस डर से बाहर नहीं आ पा रहा था कोई भी, ठीक है। लेकिन सेकेंड वेव में इंडिया में सच में प्रॉब्लम हुआ, सेकेंड वेव में इंडिया में सच में प्रॉब्लम हुआ। लेकिन मजा का बात क्या जानते सर, सेकेंड वेव में इतना प्रॉब्लम हुआ फिर भी इंडियन मार्केट में ज्यादा इफेक्ट नहीं आया उसका। जिस तरह का 2020 का इफेक्ट आया था, उस तरह का 2021 का इफेक्ट नहीं हुआ सर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया। अगर आप 2020-21 को देखोगे आपको समझ में आएगा सर। सर म्यूट कर दीजिए ना थोड़ा सा, बैकग्राउंड नॉइज है थोड़ा। देखिए सर, ये 2020 है, देखिए 2020 का आप डाउनफॉल देखिए, ठीक है। मार्केट उस टाइम पे 11-12 हजार के आसपास चल रहा था, ठीक है, 12, 12.5, 13 के आसपास। और मार्केट एकदम अचानक एकदम नीचे गिर के 7,000 छू गया था सर, तब ऑलमोस्ट 7,000 टच करने वाला था। ये 2020 का इफेक्ट है। और देखिए आप 2021 का इफेक्ट देखिए, 2021 में मार्केट इतना ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं पड़ा। इतना दिन में मार्केट 20 से 21 के बीच में, जब पूरा दुनिया कोरोना में पागल हो रहा था, भारत को पता नहीं क्या हुआ, भारत जैसे ही धीरे धीरे देखो गिरा, फिर धीरे धीरे मार्केट रिकवर किया। 2021 में मार्केट ऑलमोस्ट 14,000 के आसपास चल रहा था, ठीक है, 14-15,000 के रेंज पे। जब कोरोना डिक्लेयर हुआ 2021 में सिमिलर टाइम पे, जब सेकेंड वेव आया, ठीक है, दिस इज द टाइम जब सेकेंड वेव आया। अगर आप नजर करोगे सेकेंड वेव के टाइम पे, ये देखिए सर, दिस इज द एरिया, ये एरिया है सर 2021 का, और ये एरिया है वार का, ये जो रिसेंटली जो वार क्रिएशन हुआ है। और इसके बाद जो अप एंड डाउन देख रहे हो बेसिकली ग्लोबल रिसेशन का जो प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सब जो डाउनफॉल है ग्लोबल रिसेशन के कारण, और थोड़ा बहुत मार्केट करेक्शन भी इसके बीच बीच में है सर, ठीक है। मार्केट करेक्शन भी करता है, प्रॉफिट बुकिंग चलता है, ठीक है, कभी हाई हो जाता है, ये सब भी है नॉर्मल डिमांड सप्लाई। सर तो देखा जाए तो 2021 में तो बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट गिरा है, 12,000 से 7,000, बट 21 में तो नहीं गिरा सर उतना। हाँ वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। बिकॉज यहाँ पर मार्केट में जो ट्रेडर है या जो इन्वेस्टर्स है, इनको ना थोड़ा सा ना हैबिट हो गया था कि भाई कोरोना अभी जाने वाला नहीं है,
कोविड के बारे में जो परसेप्शन है, ठीक है, इसकी ये कोविड को एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा की तरह लोग ट्रीट करना चालू कर दिया था। इट्स नॉर्मल इन्फ्लुएंजा की तरह, जैसे कि कोई नॉर्मल बुखार है, ठीक है। तो यही ट्रीटमेंट के कारण लोग डर तो रहा था, बट इतना भी ज्यादा डर नहीं रहा था जितना डर उनको स्टार्टिंग में लगा था। बिकॉज जिस तरह से खबर दिखाया गया था ना दुनिया भर में, चाइना में, ग्रीस में, ईरान में, ठीक है, हम लोग डर गए थे। हमें भी लग रहा था कि भारत में भी मौत का कुआं आने वाला है ना। जैसे डेथ, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे चारों तरफ सिर्फ डेथ ही डेथ नजर आएगा। जैसे हुआ है, ऐसा नहीं कि भारत में नहीं हुआ है, बट सर हमारे लिए 140 करोड़ के बीच में अगर हमारे यहाँ पर अगर 10 लाख 10-15 लाख का कुछ हो जाता है ना, वो थोड़ा बहुत हम लोगों को ना ऐसे ही आदत है, इंडियंस को ऐसे भी थोड़ा आदत है। तो हम लोग स्टार्टिंग में तो डरे थे बिकॉज ऑफ न्यूज टू मच। ये न्यूज चैनल वाले ना कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा दिखाते हैं, मतलब इतना बड़ा चढ़ा के दिखाता है ना, लोग डर जाता है और ऑटोमेटिकली मार्केट में उसका इफेक्ट आता है। पर जैसे ही मुझको समझ में आया कि भाई उतना भी कुछ नहीं है, ऑटोमेटिकली सब धीरे धीरे ठीक होने लगा, मार्केट में ट्रेंड भी चालू हुआ और यहाँ पर जाके मार्केट अपना एक स्टेबिलिटी दिखा रहा था, एक प्राइस एक्शन जोन बना था। बट प्राइस एक्शन जोन से अचानक मार्केट में फॉल आया सेकेंड वेव के कारण। इस टाइम पे भारत में एक्चुअली इफेक्ट आया था, एक्चुअल इफेक्ट भारत का यहाँ पर आया था। बट इस इफेक्ट के टाइम पे सेकेंड वेव में भारत गिरा है, ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा कि गिरा नहीं है, ठीक है। भारत गिरा था, मार्केट 14-15 हजार से गिर के करीब 12 हजार के आसपास आ गया था। तो लेकिन सर ज्यादा दिन तक प्रॉब्लम नहीं रहा, वो वापस चला गया, वापस उसका अपग्रेडेशन चालू हुआ। और ये देखो सर एकदम 16-17 तक जाके जाके रोका। तो कहने का मतलब है कि जो दुनिया के लिए सही लग रहा है, हो सकता है कि वो भारत के लिए सही ना हो ऑलवेज, ठीक है। तो कोई एक परसेप्शन नहीं है सर, दैट इज द पॉइंट। कोई एक परसेप्शन नहीं है, मतलब आपको भारतीय को समझना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड इंडियंस इमोशंस। भारतवासी का मन को समझना होगा। एक यूएस का चिंता और एक भारतीय का चिंता सेम नहीं है। यूएस के जो ट्रेडर्स है, इंडियंस का जो ट्रेडर्स है, दोनों का माइंड सेटअप, दोनों का माइंड क्या बोलूं सर, मतलब ओवरऑल जो माइंड सेटअप है ना, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। हमारे यहाँ पर भी पैनिक करते हैं लोग, वहां पर भी लोग पैनिक करते हैं, बट वहां का पैनिक यहाँ का पैनिक सेम ना भी हो सकता है। तो ये चीज जितना धीरे धीरे आप मार्केट में रहोगे, आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा सर, ठीक है। वॉच करते रहो, देखते रहो मार्केट को और समझते रहो कि क्या चल रहा है, कौन सा इकोनॉमिक पैरामीटर इंडियन मार्केट को प्रॉब्लम में डालता है और कौन सा इकोनॉमिक पैरामीटर इंडियन मार्केट को उतना भी प्रॉब्लम में नहीं डालता, या फिर मार्केट कितना ज्यादा डरता है, ठीक है। और रिसेंटली एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर क्या हुआ है सर, स्पेशली 2020 कोरोना के बाद, कोविड-19 के बाद 2020 में भारत में ऐसा होने के बाद भारत में स्टॉक मार्केट में एक स्पेशलिटी चालू हुआ। स्टॉक मार्केट में एक रिवोल्यूशन चालू, ये इंडियन मार्केट के लिए हुआ है। बिकॉज ये एक टाइम आया जब बहुत सारा लोग, मतलब इस बीच में जो डीमैट अकाउंट ओपन हुआ है ना सर, वो तो शायद लास्ट 10 साल में भी नहीं हुआ है। मतलब लास्ट 10 ईयर्स में 2010 से लेके 2020 के बीच में इतना डीमैट अकाउंट नहीं ओपन हुआ है जितना 2020 से लेके 2022 के बीच में ओपन हुआ है। मतलब कहने का मतलब यही है कि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट को एक अपना रेगुलर इनकम की तरह भी देखा, या फिर इनडायरेक्ट इनकम की तरह भी देखा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नॉलेज लेने के लिए भी तत्पर हो गए। पीपल ऑल्सो रेडी टू टेक नॉलेज, ठीक है। स्टॉक मार्केट एडुकेशन में भी ग्रोथ आया। इवन साथ साथ में स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों का जानकारी लेने का भी इच्छा बढ़ा। और ये टाइम में लोगों के पास में थोड़ा टाइम मिल गया था। तो भारत के लिए कुछ बात अलग हो गया सर, जो शायद यूएस मार्केट में ऐसा जरूरी नहीं था। बिकॉज यूएस में ऑलरेडी स्टॉक मार्केट के बारे में लोग ऐसे ही कॉन्शियस है, लोगों के बारे में नॉलेज है इसके बारे में। बिकॉज यूएस का फाइनेंशियल जो नॉलेज एरिया है वो काफी स्ट्रांग है कॉम्पेयर टू इंडिया। इंडिया अभी इस चीज में एक ट्रेंड लेना चालू किया है, ठीक है। अब वही ट्रेंड ही है जो मार्केट को इतना ज्यादा, और इस बीच में इवन आईपीओ का भी लिस्ट अगर आप देखोगे ना, 2019 से लेके जो आईपीओ का जो मूवमेंट चालू हुआ है इंडिया में, वो भी देखने लायक है। मतलब इतना आईपीओ तो शायद पहले कभी नहीं आया। मतलब जिस तरह से स्टॉक मार्केट लिस्टिंग बढ़ रहा है, गवर्नमेंट जिस तरह से कंपनीज को, इवन लॉस मेकिंग कंपनीज को भी गवर्नमेंट आईपीओ के लिए छोड़ रहा है, मतलब एक स्पेशल कॉन्सियसनेस क्रिएट हो रहा है। तो बहुत सारा पैरामीटर है सर, मतलब बोलने निकलो
तो खत्म नहीं होगा। चलिए सर थोड़ा मूविंग एवरेज में फोकस करते हैं, फिर आ जाएंगे बात करने। ज्योति, ज्योति को मेरा आवाज आ रहा है क्या? ओके देखो सर, सर हम लोग स्कूल में एवरेज करना सीखे हैं ना, वी हैव ऑल लर्नड अबाउट एवरेज इन स्कूल। स्कूल में एवरेज करना हम सभी को ही सीखे हैं सर। सर मैं थोड़ा सा नेटवर्क शिफ्ट कर, यस सर कनेक्टेड है सुमित जी? हेलो, आप लोग कनेक्टेड हो सर? प्लीज एक बार बताना। हाँ सर, आ रहा है। ओके सर, ठीक, ठीक है सर। मूविंग एवरेजेस आर ट्रेंड इंडिकेटर्स। बेसिकली मूविंग एवरेज क्या है? ट्रेंड इंडिकेटर्स है। मैं आपको बोला ना कि इंडिकेटर्स को समझने का पहला पड़ाव यही है, लेकिन सर आपको मूविंग एवरेज क्या है उसको समझना पड़ेगा। फ्रीक्वेंटली यूज ड्यू टू देयर सिंप्लिसिटी एंड इफेक्टिवनेस, बहुत सिंपल है और इसका इफेक्टिवनेस बहुत हाई है। सर सिंपल चीज बहुत बार बहुत अच्छा काम आता है। कई बार हम लोग बहुत कुछ ट्राई करता है जिंदगी में, बहुत कुछ नहीं होता है। तो डोंट बी टू कॉम्प्लेक्स, ट्राई टू बी ए सिंपल। ठीक है, सिंपल बनो और बड़ा काम करो। ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोच के बड़ा काम नहीं होता है। सो बिफोर वी लर्न मूविंग एवरेज, लेट अस क्विक रिकैप हाउ एवरेजेस आर कैलकुलेटेड। सर ये कोई सीखने वाला चीज है क्या? सर सीखने वाला चीज बहुत सारा चीज है सर। मैं आपको बोला ना, सिंपल चीज भी कई बार दिमाग में घुसता नहीं है। मानो कि 5 पीपल है सिटिंग नाइस सनी बीच एंजॉइंग ए नाइस चिल्ड बॉटल। ठीक है, कोई चिल्ड बॉटल बेवरेज ले रहा है, ठीक है, चाहे वो बियर का बॉटल हो या फिर कोई नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक का बॉटल, डजंट मैटर। द सन इज सो ब्राइट एंड नाइस दैट ईच वन ऑफ देम एंड्स अप ड्रिंकिंग सेवरल बॉटल्स ऑफ बेवरेज। इतना ज्यादा गर्मी है कि सभी कोई चिल्ड बॉटल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। एज्यूम द फाइनल काउंट टू बी समथिंग लाइक दिस। मतलब इतना ज्यादा चिल्ड बॉटल का बेवरेज बॉटल यूज हुआ है, ठीक है, कि इसका हिसाब लगाना है अभी। ध्यान से सुनिए, सिंपल वे में एवरेज सीख रहे हैं। इसमें अगर आप देखें पर्सन ए, बी, सी, डी एंड ई, कितना लोग है सर? 5 लोग हैं यहाँ पर। सर ए ने 7 बॉटल बेवरेज लिया, बी ने 5, सी ने 6, डी ने 3 एंड ई ने 8 बॉटल बेवरेज यूज किया। द कॉन्सेप्ट इज दैट यहाँ पर टोटल बॉटल कंज्यूम कितना हुआ? 29। सर बहुत सिंपल बात है। अब यहाँ पर आपको एक चीज देखना है। एज्यूम 6 पर्सन वॉक्स इन टू फाइंड आउट। जो 6 पर्सन है वो क्या किया? वो मार्केट में गया, मतलब बेसिकली बीच में गया और जाके देख रहा है कि 29 बॉटल्स ऑफ बेवरेज लाइंग अराउंड देम। ठीक है, 29 बॉटल वहां पर पड़ा हुआ है। तो अभी एज सेंस लगाएगा रफली हाउ मेनी बॉटल्स ईच ऑफ देम कंज्यूम्ड बाय डिवाइडिंग द नंबर, है ना। मतलब यहाँ पर 5 इंसान ने, 5 पर्सन ने मिलकर चिल्ड बॉटल बेवरेज यूज किया। तो छठा पर्सन जो है, 6 पर्सन जो है, वो देख 29 बॉटल्स देखेगा तो एक सिंपल एवरेज कर देगा कि अच्छा 29 बॉटल है, 5 इंसान था, 5 ह्यूमन बींग थे, तो 5 करके ऑन एन एवरेज 5.8 बॉटल्स पर हेड उन लोगों ने लिया। ठीक है, मतलब कम से कम इतना बोला जा सकता है पर हेड 5 से 6 बॉटल बेवरेज ईच ईच कंज्यूम किया। सर इसमें क्या सीखने वाला बात है? ये तो सिंपल है, कोई भी कर सकता है। यस सर, यही तो करना है। स्टॉक मार्केट में भी कुछ ज्यादा नहीं करना है, यही करना है। तो द एवरेज इन दिस केस टेल अस रफली हाउ मेनी बॉटल्स। एवरेज हमें क्या सिखा रहा है? हाउ मेनी बॉटल्स ईच पर्सन हैड कंज्यूम्ड। और क्या कि कितना, हाउ मेनी बॉटल्स ईच पर्सन कंज्यूम्ड। ऑब्वियसली देयर वुड बी a few of them who had consumed above and below the average। हो सकता है पर्सन, जैसे हम लोगों ने देखा पर्सन ई ने 8 बॉटल लिया which is way average of 5.8। likewise पर्सन डी 3 बॉटल बेवरेज लिया जो एवरेज से काफी नीचे है। so therefore the average is just an estimate, point to be noted। एवरेज क्या है? एक एस्टिमेट है and one cannot expect to be accurate। एवरेज कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकता। एवरेज आपको ट्रेंड बता सकता है। ट्रेंड एंड एक्यूरेसी इज नॉट द सेम थिंग। ठीक है, मार्केट ट्रेंड एंड मार्केट एक्यूरेसी इज अलग होता है। तो सिमिलरली हमें भी स्टॉक मार्केट का ट्रेंड समझना है, मार्केट का एक्यूरेसी नहीं समझना है। सो जस्ट लुक एट हियर 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई। ठीक है, मार्केट में आईटीसी का प्राइस का डेटा दिया।
ठीक है, ये पुराना डेटा है, आप करेंट डेटा से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज माई ओल्ड डेटा, यू कैन चूज एनी काइंड ऑफ डेटा जो करेंटली मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, कि 14 जुलाई में आईटीसी ले लो आप, कोई बात नहीं। ठीक है, आप आईटीसी ले लो, आप निफ्टी ले लो, जिसको लेना है उसको ले लो सर, कोई रोकता नहीं आपको। ठीक है, आप आईटीसी लेना है आईटीसी लो, निफ्टी लेना है निफ्टी लो, या फिर कोई भी अदर स्टॉक, ठीक है, जिसपे आपको ट्रेड लेना है, अब उसके बारे में एनालिसिस करो। ठीक है, तो क्या एनालिसिस करना है और कैसे मूविंग एवरेज को समझना है, सर ध्यान से बात को सुनो सर, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सिंपल है, बट ये सिंपल चीजें हम लोग अप्लाई करना भूल जाते हैं। 14 जुलाई 15 जुलाई, 14 जुलाई को मार्केट में आईटीसी का क्लोजिंग प्राइस है 344.95, 15 जुलाई को है 342.35, 16 जुलाई को है 344.20, 17 जुलाई को है 344.25 एंड 18 जुलाई को है 344। सर अगर मैं सारा पॉइंट को टोटल करूं और उसको डिवाइडेड बाई 5 कर दूं तो हमें मिल जाता है 343.95। सर हो गया ना, वही बेवरेज बोतल की तरह, बेवरेज बॉटल की तरह ही हो गया ना। बेवरेज बॉटल में 29 बॉटल्स को डिवाइडेड बाई 5 हुआ था, यहाँ पर हम लोगों ने आईटीसी का 5 दिन का, ऐसे मार्केट 5 दिन का ही चलता है ना, सैटरडे संडे ऑफ है, तो 5 दिन का एवरेज आपको निकालना है। सो आईटीसी 5 दिन में एवरेज प्राइस आईटीसी का रहा है 343, है ना, 343.95। नाउ सर ये तो हो गया एवरेज, ये तो हो गया एवरेज, अब यहाँ से मूविंग एवरेज को कैसे निकालें। सर बात को सिंपल ध्यान से सुनिए, मूविंग एवरेज ऑल्सो कॉल्ड द सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, ऐसे में ऐसे बहुत सारा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज में भी ना बहुत सारा टाइप्स है, मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। ठीक है, इंडिकेटर में जाके अगर आप मूविंग एवरेज भी सर्च करते हैं, ये देखिए सर यहाँ पर मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, वेटेड, ठीक है, ये सभी चीज आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा, बट पहले आप सिंपल मूविंग एवरेज को देखिए। ठीक है, फिर जाके बाकी चीजों को देखेंगे, बिकॉज मूविंग एवरेज जान जाते हैं ना तो बाकी चीज में भी आपको ऐसे बहुत सारा चीज बना देता है मार्केट में, जैसे जीरोधा में, आप स्टॉक्स में आपको अलग अलग नजर आएगा, बट एवरेज मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट हर जगह में, मोतीलाल में, जहां भी जाओगे आप, हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आपको अलग अलग थोड़ा बहुत कुछ नाम लेके वो लोग कर देता है, बट सिंपल चीज जो है वो समझो। ठीक है, मतलब बेस, बेस को क्लियर करो। नाउ ये मूविंग एवरेज जो है, ये मूविंग एवरेज में हमें क्या मिलेगा, और यहाँ पे ऐसा बोलो सर कि ये मूविंग एवरेज कैलकुलेट कैसे करें। पहले हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज करेंगे, फिर क्रॉसओवर देखेंगे, फिर एक्सपोनेंशियल भी देखेंगे, सब देखेंगे, बट पहले सिंपल मूविंग एवरेज देखते हैं। सर एक सिचुएशन कंसिडर करो, वेर यू वांट टू कैलकुलेट द एवरेज क्लोजिंग प्राइस ऑफ मेरिको लिमिटेड। अच्छा, मेरिको भी एक अच्छा शेयर है, ठीक है, मेरिको लिमिटेड भी एक अच्छा शेयर है, तो मेरिको लिमिटेड में हमें लेने के लिए बताया जा रहा है, करेंटली मेरिको चल रहा है करंट मेरिको चल रहा है सर कितना, 520। अच्छा, मेरिको का शेयर, अरे वाह गजब ट्रेड होता है इसका, देख के ही लग रहा है। ठीक है, मेरिको, अब देखिए सर मेरिको को देखिए, तो सर ये जब लिया गया था तब मेरिको का प्राइस कुछ ऐसा था 239। ठीक है, मतलब पुराना दाम है, आप समझ रहे हो ना। आज 520 पे चल रहा है, एक टाइम पे मतलब 2015 के टाइम पे 240-50 के आसपास चल रहा है। तो सर 21, 22, 23, 24, 25, सर यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट बताऊंगा। आईटीसी में मैंने आपको एवरेज कैलकुलेट करना सिखाया, बट यहाँ पर मैं आपको मूविंग एवरेज कैलकुलेशन करना सिखा और उसको अप्लाई करना सिखाऊंगा मार्केट में, इसको कैसे सोचना है। तो 21, 22, 23, 24, 25 स्टैटिस्टिक्स को समझिए, क्लोजिंग प्राइस 239.2, 240.6, 241.8, 242.8, 247.9, इस तरह से आपके पास 5 दिन का टोटल है। टोटल कीजिए 1212, 1212.3, 1212.3 को डिवाइड बाई 5 कीजिए, आपको मिल जाता है 242.5। तो ये 242.5 क्या है, ये एवरेज ऑफ मेरिको है, मेरिको का लास्ट 5 दिन का एवरेज है ये। सो अब नेक्स्ट दिन मतलब 25 हमारा सैटरडे है सर, सॉरी फ्राइडे है, 26 क्या होगा, सैटरडे होगा, मतलब मार्केट छुट्टी। 27 क्या है, संडे है, छुट्टी। मार्केट ओपन कब होगा, 28 जुलाई को होगा। ठीक है, 28 जुलाई जब मार्केट ओपन होगा
28 जुलाई जब मार्केट ओपन होगा तब हमें इससे क्या मिलेगा, बिकॉज 26-27 छुट्टी था मार्केट. We have a new data point. This implies now the new latest 5 days would be 22nd, 23rd, 24th, 25th and 28th. We will drop the data point belonging to the 21st as our objective is to calculate latest 5-day average. मतलब सर हम लोग ना मूविंग चल रहे हैं, मूविंग मतलब हर एक दिन में, मतलब जैसे 28 दिन मतलब 28 जुलाई आएगा और 28 जुलाई को अगर एवरेज कैलकुलेट करने बोले तो हमें 5 दिन का डेटा कैलकुलेट करना है, और जैसे ही 5 दिन का डेटा कैलकुलेट करना है पुराना एक दिन को, पहला दिन को छोड़ देना है. मतलब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए थे सर 21 से, 21 से लेके 25, लेकिन जब आप 28 जुलाई को आके मूविंग एवरेज कैलकुलेशन करोगे तो आप 21 को हटा दो, 22 से लेके 28 का हिसाब करो, 26-27 को छोड़ दो बिकॉज वो छुट्टी है. तो 22 से लेके 28 अगेन अनदर 5 डेज होगा जो मूविंग कर रहा है. अब यहाँ पर देखो सर, पूरा बात समझ लेना, उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन लूंगा सर, ठीक है. मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सिंपल है. 28 से जब मार्केट क्लोज होगा सर तब ना मूविंग एवरेज में 28. हाँ ऑब्वियसली 28 का क्लोजिंग प्राइस ही लेंगे, वही दिखा रहा है मैं आपको. देखिए 28 को जब मार्केट क्लोज होगा तो 28 का क्लोजिंग प्राइस है 250.2 और 22 का क्लोजिंग प्राइस था 240.6 और बीच में ऐसा हुआ है. तो अभी आपका न्यू टोटल है 5 दिन का 1223.3, ठीक है. जिसको आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका न्यू प्राइस रेंज आया एवरेज 244.66. अगर आप 2 मिनट पहले का देखो, मतलब 21 से लेके 25 का देखो हिसाब, तो आपका था 244.66. एक सेकेंड, मेरी को का 242.5 था, ठीक है. 242.5 था, 242.5 से हमारा करंट रिजल्ट आया 244.66, ठीक है. चेंजेस हो गए सर, मतलब 25th के एंड पे आपका जो मूविंग एवरेज था 28th के एंड पे आपका मूविंग एवरेज चेंज हो गया, ठीक है. बिकॉज हम मूव कर रहे हैं. Hence the average closing price of Merico over the last 5 trading is 244.66. As you can see, we can include the latest data point. हम लोग जब जब कुछ डेटा पॉइंट को ले रहे हैं वो लेटेस्ट डेटा ले रहे हैं. जैसे 28 जुलाई का डेटा लिए एंड हम लोग पुराना डेटा जो 21 जुलाई का था उसको डिस्कार्ड कर दिया टू कैलकुलेट द 5-day कवरेज, सॉरी 5-day एवरेज ऑन 29th. अब जब 29th को कैलकुलेट करेंगे you would include 29th डेटा एंड एक्सक्लूड 22nd डेटा, मतलब 22 तारीख का डेटा को हटाएंगे और 29 का डेटा लेंगे. सिमिलरली जब 30 को लेंगे, ठीक है, तो 23rd को हटा देंगे एंड इस तरह से हम लोग चलते जाएंगे सर, एक एक करके मूव करेंगे और पुराना एक एक डेटा को हम लोग हटाते जाएंगे बिकॉज हमें 5 दिन का एवरेज चाहिए. सो वी आर एसेंशियली मूविंग टू द लेटेस्ट डेटा पॉइंट एंड डिस्कार्डिंग द ओल्डेस्ट टू कैलकुलेट द लेटेस्ट 5 दिन का एवरेज. इसीलिए नाम है मूविंग एवरेज. मूविंग एवरेज का नाम इसलिए मूविंग एवरेज पड़ा बिकॉज जैसे जैसे हम लोग मूव करते जाएंगे हम लोग पुराना एक डेटा पॉइंट को हटाएंगे और न्यू डेटा पॉइंट को लेते जाएंगे. सो इन द अबव एग्जांपल, मेरिको का जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया, द कैलकुलेशन ऑफ मूविंग एवरेज इज बेस्ड ऑन द क्लोजिंग प्राइस. मतलब आपको क्या करना है, हर दिन का क्लोजिंग प्राइस लेना है. समटाइम्स मूविंग एवरेज आर आल्सो कैलकुलेटेड यूजिंग अदर पैरामीटर जैसे कि हाई, लो, ओपन. हाउएवर द क्लोजिंग प्राइसेस आर यूज्ड मोस्टली बाय द ट्रेडर्स. कोई कोई हाई लो ओपन करके भी करता है, बट सबसे ज्यादा लोग करते हैं क्लोजिंग प्राइस को. बोलो सर. सर ये जो सिंपल मूविंग एवरेज है मतलब ये हमेशा 5 डेज का ही डेटा लेकर करना है, उससे ज़्यादा लेकर नहीं कर सकते हैं. नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते. आप अगर आप जितना दिन का एवरेज निकालना चाहते हो. अच्छा सिर्फ एग्जांपल दिखाने के लिए 5 डेज मिल गए तो. हाँ ऑब्वियसली मैं यहाँ पर समझाने के लिए, 5 दिन में एक हफ्ता होता है ना, हाँ. तो मार्केट में ट्रेडर लोग एक एक हफ्ता का एवरेज देखता है ना, तो ये पॉपुलर है इसलिए 5 दिन का लिया गया. अगर आप थोड़ा और लंबा समय लेना चाहते हो, अब 10 दिन का एवरेज लो, 2 हफ्ता का एवरेज लो, 3 हफ्ता का एवरेज लो, है ना. लेकिन एक एक हफ्ते में 5 दिन ट्रेड होता है इसलिए 5 दिन का एवरेज पॉइंट लेके बात मतलब ज्यादा होता है कि भाई लास्ट एक हफ्ता का एवरेज देखो, इसलिए 5 दिन का एवरेज का ज्यादा पॉपुलरिटी है, ठीक है. और भी एक चीज देखिए, ज्यादातर लोग क्लोजिंग प्राइस को लेकर करता है, बट अगर कोई चाहे ना हाई लो ओपन को भी अलग अलग करके कर सकता है. मतलब 4 दिन का हाई क्या है, 5 दिन का हाई क्या है, 5 दिन का लो क्या है, 5 दिन का ओपन क्या है, वो भी करता है. बट क्लोजिंग प्राइस आर यूज्ड मोस्टली बाय द ट्रेडर्स. एन इन्वेस्टर
as it reflects the price at which market finally settle down, because closing price में हमें ये पता चलता है कि अल्टीमेटली मार्केट सेटल डाउन किस रेट में हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ज्यादातर लोग क्लोजिंग प्राइस से करते हैं, बट अगर आप हाई लो ओपन से भी करोगे उससे भी आपको एवरेज निकलेगा, बट वो एवरेज हाई या एवरेज लो या एवरेज ओपन प्राइस आएगा। So moving average can be calculated for any time frame, from minutes, hours to years. Any time frame can be selected from the charting software based on your requirement. आप ईयरली बेसिस में लो, मिनट बेसिस में लो, या फिर घंटे के बेसिस में लो, कौन रोकता है आपको, ठीक है। क्या करना है, सिंपल है ना। आप चार्ट पैटर्न में जाओ, यहाँ पर जाके आप मिनट का डेटा लोगे तो एक एक मिनट का क्लोजिंग मिल जाएगा आपको, है ना सर। एक एक मिनट के हिसाब से ये सब कैंडल बना है। जैसे ये आज का है मेरिको का, नहीं निफ्टी का, ठीक है, ये आज का निफ्टी है। अब आज के निफ्टी में अगर आप देखोगे 9:15 से लेके स्टार्ट हुआ है 9:15 यहाँ से, तो देखो हर मिनट में कितने दाम पे क्लोज हुआ, हर मिनट पे कितने दाम पे क्लोज हुआ, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है अब क्लोजिंग क्या होता है, वैसे अगर अगर कैंडल ग्रीन कैंडल है तो उसका हाई जो है वो क्लोज है ना। अगर रेड कैंडल है तो उसका लो जो है वो क्लोज है। तो अगर आप देखोगे तो मिनट के हिसाब से मेरी को निफ्टी 50, ठीक है, अगर मैं आज का ही बात करूं, पहला सेशंस में डाउन ग्रेडेशंस में गया है सर, ठीक है, पहला सेशंस में काफी डाउन गया, उसके बाद थोड़ा बहुत कोशिश किया साइडवेज रहने का, लेकिन वापस रह नहीं पाया। उसके बाद 9:40-45 में काफी ज्यादा डाउन हुआ, फिर यहाँ पर एक आप देख सकते हो एक आपका हैमर टाइप पे फॉर्म हुआ, उसके बाद फिर से ये आप गया, ठीक है, कुछ सेशन तक। तो आप इस तरह से हर एक पॉइंट डेटा पॉइंट को आप एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो, मिनट मिनट में कर लो, घंटा के हिसाब से कर लो, डे के हिसाब से कर लो, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेशन तो मिल जाएगा सर, डेटा पॉइंट मिल जाएगा, डेटा पॉइंट मिलना कोई बड़ा बात नहीं है, वेरी सिंपल थिंग। नाउ इसका एप्लीकेशन क्या है, ये मन में सवाल है सबका, है ना, कि सर सब तो ठीक है लेकिन एप्लीकेशन क्या है, वही मुझे आपको समझाना है अभी। तो वी आर एसेंशियली मूविंग टू द लेटेस्ट डेटा पॉइंट एंड डिस्कर्डिंग द ओल्डेस्ट, ठीक है। Moving average can be calculated as an any time frame, minute, hour to years. Any time frame can be selected from the charting software, ठीक है। For those you familiar with Excel, अगर आप लोग Excel शीट यूज करोगे तो उसमें भी आप Excel शीट का स्क्रीनशॉट लेके भी आप अपना खुद का बैलेंस मतलब बना सकते हो मूविंग एवरेज। यहाँ पर एक बना हुआ है, आप उसी चीज को मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे एक्सेल शीट में क्या होता है, सेल रेफरेंस होता है ना, सेल रेफरेंस में D3 D4 इस तरह का होता है। अगर आप एक्सेल चार्ट देखोगे, ठीक है, तो ऐसे ही देखने में, सॉरी एक्सेल शीट देखोगे तो ऐसे ही देखने में रहता है। तो ना अब यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं है सर, बस हम लोग डेटा पॉइंट को पुट किए हैं एक्सेल शीट के अंदर। एक्सेल शीट में क्या, एक्सेल शीट क्या है, एक्सेल शीट एक्चुअली बहुत हेल्प करता है सर डेटा एनालिसिस के लिए। तो आप अपने हिसाब से डेटा एनालिसिस करते रहो रेगुलर सर्वे रिसर्च करके। तो D3 डेट है 1 जनवरी 2014, ठीक है, चलो कोई भी डेटा है ये, 1 जनवरी का डेटा देखो, क्लोजिंग प्राइस बता रहा है 1287 का, 2 जनवरी को है 1279.25 का, 3 जनवरी को है 1258.95 का। ये सब क्या है, क्लोजिंग प्राइस है। अगर आपको लगता है कि आप ओपन हाई को भी रखना चाहते हो वो भी रख लो सर, बट हमें यहाँ पर सिर्फ मूविंग एवरेज के बारे में बात करना है, इसलिए सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को रखा गया है। 5 दिन का एवरेज पॉइंट अन एवरेज फॉर्मूला चाहिए हमें। अब यहाँ पर देखो पहला 5 में सर एक चीज ध्यान से देखो, फर्स्ट 5 में 1 2 3 4 5 यहाँ पर कुछ नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज 5 दिन का डेटा मिलके तब ना मुझे छठी दिन में आपको डेटा मिलेगा। सो 1 जनवरी से लेके 2 जनवरी 3 जनवरी 6 जनवरी 7 जनवरी छुट्टी था, मोस्ट प्रोबेबली 4 जनवरी, ठीक है। तो थर्ड अच्छा 4th 5th छुट्टी था, ठीक है, तो 4th 5th में मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे संडे था, फिर 6th 7th 8th में जाके आपको एवरेज करने को मिलेगा। तो कैसे करोगे एवरेज, एवरेज कैसे आएगा, इन सभी को टोटल करके डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला ऐसा होता है सर, इक्वल्स टू, अगर आप एक्सेल शीट में करोगे तो आपको क्या करना है, आप D8 के सेल में जाके इक्वल्स एवरेज देके D3:D7 करोगे ना, फॉर्मूला को पुट कर दोगे तो वो ऑटोमेटिक आपको एवरेज बता देगा। मतलब आपको वहां पर खुद से कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला पुट करना है। ऐसे आप लोगों को अगर एक्सेल नहीं आता है तो आप लोग थोड़ा एक्सेल, बहुत लोगों को आता है मुझे पता है, ठीक है, तो एक्सेल शीट में जाके आप ये सब फॉर्मूला यूज करना थोड़ा सीखिए, ठीक है। या फिर अगर आप एक्सेल में थोड़ा सा
नॉलेज एनहांस करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए एक अच्छा कोर्स है, आप चाहो तो कर सकते हो। आप लोग ईडीएक्स में जाके ना, ईडीएक्स के बारे में सुना है आप लोगों ने? सर ये एक बहुत फेमस ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। नहीं सर, हम नहीं सुने सर। सर यहाँ आप जा सकते हो, ईडीएक्स सर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म सर, इंटरनेशनल एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग कोर्सेज मिलता है। ठीक है, मेरे काफ़ी सारा स्टूडेंट यहाँ से बहुत सारा कोर्स नॉर्मल जो पढ़ाई करते हैं CA CSCMA के साथ साथ वो करता है। ठीक है, तो आप लोग भी कर सकते हो यहाँ से। फाइनेंस का कोर्सेज कर सकते हो IIM बैंगलोर वगैरह से, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड से का कोर्सेज कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट से कोर्सेज कर सकते हो। कुछ कोर्सेज फ्री में होता है और कुछ कोर्सेज पेड भी होता है। ठीक है, फ्री में आपको सीखने को मिलेगा। तो एक्सेल वाला क्या है सर, फ्री है पेड है? हाँ, एक्सेल वाला फ्री है पेड है सर? मैं समझा नहीं, और एक बार बोलिए। सर एक्सेल फ्री है या पेड है सर? नहीं सर, वही मैं बोल रहा हूँ कि फ्री है पेड भी है। फ्री करोगे तो सीखने को मिलेगा, लेकिन अगर साथ में सर्टिफिकेट भी लेना चाहते हो तो कुछ पेमेंट करना पड़ता है। ओ, ठीक है, जैसे ये देखो, ये इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिसिस यूजिंग एक्सेल, ये वाला कोर्स बहुत लोगों ने करके रखा है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बोला। ये बेसिकली डेटा एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिक्स का कोर्स है। इसमें एडवांस एक्सेल्स को किस तरह से यूज करना चाहिए उसके बारे में डायरेक्ट फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ये कोर्स जो है ये डायरेक्ट फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है, अगर थोड़ा सा यूएस एक्सेंट में बात करता है टीचर्स, तो अगर आपको एक्सेंट से प्रॉब्लम नहीं है और अगर आप सिर्फ जानना चाहते हो, ठीक है, तो वो दिखाएगा जैसे जैसे आप लोग घर पे आराम से अपने टाइम लेके कर सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं देना है, वीक में 4 घंटा बता रहे हैं, वीक में 4 घंटा टाइम दो। ठीक है, अभी ये कोर्स रिकॉर्डेड में अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर सिलेबस भी दिया हुआ है, आप चाहो तो इसमें एनरोल करके, ठीक है, अपने आप को साइन इन करके आप यहाँ पर एनरोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे फाइनेंस का भी बहुत सारा कोर्सेज है जो मेरा स्टूडेंट्स लोग करता है, लाइक जो लोग CA CMA का पढ़ाई कर रहे हैं उनको मैं IIM बैंगलोर से भी कोर्स कराया। ठीक है, IIM बैंगलोर का एक बहुत फेमस कोर्स है सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर। बेसिकली ये और कुछ नहीं है कि एक्स्ट्रा एडिशन है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा एडिशन है आपका, आपका CV को बूस्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा एडिशन है। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, देखो सर, ये बेसिकली ऑडिट ट्रैक फ्री है और यहाँ पर क्या बोला, वेरीफाइड ट्रैक 7,793 का कुछ है। तो पहले सीख लो। ठीक है, पहले सीख लो। जैसे ये देखो, EDX सपोर्ट वगैरह सब मिलेगा, शेयरेबल सर्टिफिकेट अपॉन कंप्लीशन, फ्री में आपको वो नहीं मिलेगा, एंड ग्रेडेड असाइनमेंट एंड एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप एग्जाम और असाइनमेंट देना चाहते हो तो उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, बट बाकी नॉर्मली मतलब EDX सपोर्ट वगैरह मिल जाएगा, एक्सेस टू कोर्स मटेरियल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फ्री और इसमें फ़र्क है, पहले फ्री से स्टार्ट करो, अगर बाद में लगता है कि नहीं मुझे लेना चाहिए सर्टिफिकेट तो ले सकते हो सर। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या सिखाएगा ये देखो सब बोला हुआ है। ठीक है, बहुत काम आएगा सर एक्सेल का नॉलेज रहने से। जितना अच्छा एक्सेल का नॉलेज रहेगा आपका, आप स्टॉक मार्केट में भी जब काम करोगे वहाँ पर भी बहुत काम आएगा। और ये डायरेक्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, और EDX कोई नॉर्मल जगह नहीं है, इवन भारत में भी EDX का बहुत पॉपुलैरिटी है और एकदम ऑथेंटिक एरिया है। दैट्स वाई मैंने बोला यहाँ पर सर सिर्फ IIM बैंगलोर ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ कनेक्ट होकर अपना कोर्स देता है। ठीक है, ये देखो, बोस्टन, बार्कले, हार्वर्ड, MIT, ठीक है, IIM बैंगलोर, बहुत सारे हैं सर। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं कि आप सारा यूनिवर्सिटीज का कोर्स करके क्या करोगे, जो आपके लिए जरूरी है आप वो कर सकते हो। ठीक है, मैं बताता रहता हूँ ऐसे। ठीक है, जैसे एक फाइनेंस का जो एक है IIM बैंगलोर का, ये मैं बहुत सारे लोगों को बता रहा हूँ। IIM बैंगलोर का फाइनेंस, ये किसी कुछ लोगों ने किया है सर। एक्चुअली लोग बताने से समझता नहीं है, लेकिन जो समझ जाता है वो ठीक है, वो कर लेता है। एक्चुअली ये सब चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आजकल फाइनेंस के क्लास में। तो यहाँ पर बस आपको एनरोल करके कोर्स थोड़ा करना है। ठीक है, बाकी नॉलेज आपको ऐसे ही ले लेना पड़ेगा। अगर यहाँ से समझ में ना आएगा तो कहीं से समझ में तो आ ही जाएगा। तो ये सब कर सकते हैं सर, ये सब ऑप्शन अपॉर्चुनिटी है। IIM बैंगलोर का कोर्स अभी नहीं मिल रहा है, मतलब मिल जाएगा। कुछ नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स एंड फाइनेंस है। मैक्रो इकोनॉमिक अकाउंट्स एनालिसिस, फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग,
अच्छा ठीक है, बाद में मिलेगा तो दिखाएंगे, ठीक है, बाद में मिल जाएगा तो दिखा देंगे, तो कर सकते हैं सर, ठीक है। तो और कुछ नहीं, मैं इसलिए बोला आप अपना एक्सेल का नॉलेज को बूस्ट कर लीजिए, और साथ में आपका जॉब के लिए भी हेल्प हो जाएगा, सर्टिफिकेट ले लोगे तो, ठीक है। लोग लाख लाख खर्चा करता है फालतू जगह में जाके, जहाँ हजार हजार में काम हो सकता है तो क्यों लाख लाख का खर्चा करें। हाँ, ऊपर से कोई काम का चीज़ भी नहीं है, मतलब सीरियसली लोग फालतू में 8 लाख 10 लाख का एमबीए करता है, कोई मतलब नहीं लगता। 8 लाख 10 लाख का एमबीए करके 10-15 हज़ार का जॉब करता है, आईआईएम को छोड़ के बात कर रहा हूँ। ओके सर, देखो आ जाओ। आजकल तो सीएमए इंस्टीट्यूट भी सिखाता है, ये हार्वर्ड के साथ कनेक्ट करके सीएमए इंस्टीट्यूट भी करा रहा है। मैं कल ही सीएमए स्टूडेंट्स को बता रहा था कि आप लोगों के लिए अच्छा है, एसएपी सीख रहे हो और इंस्टीट्यूट रिसेंटली ये सब लॉन्च किया, अच्छा है। अच्छा देखो, तो बेसिकली जो मैंने आपको अभी नॉर्मली कैलकुलेशन करके दिखा रहा था, इसको बस आप फॉर्मूला पे पुट करो, D3 यूज टू D7 कर दो और इसका एवरेज कर दो, तो यहाँ पर आपको एवरेज आ जाएगा। जैसे हर सेल में फॉर्मूला पुट कर दो, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला पुट करने से आपका सारा एवरेज कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। अभी ये एवरेज कैलकुलेशन से अभी आपको स्टॉक मार्केट डिसीजंस में क्या हेल्प करेगा, जो जिसके लिए हम लोग यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप नजर दो कि ये देखो सर, एक एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, यहाँ पर एवरेज में D3:D7 करके आपका 1263 का एवरेज आ रहा है ना। D3:D7 करके एवरेज आ रहा है। सिमिलरली जब आप D9 कर रहे हो तो यहाँ पर आपका D4 से D8 कर रहे हो, मतलब D3 को छोड़ दिए, मतलब D3 सेल में जो है उसको छोड़ दिए। सिमिलरली जब आप नेक्स्ट में कर रहे हो तो D5, जब आप D10 में कैलकुलेशन कर रहे हो तो D5:D9। तो बेसिकली हर बार आप पुराना को ओल्ड को छोड़ते हो, ओल्ड को आप एलिमिनेट करते हो और न्यू को आप ऐड करते हो, और इसी तरह से आपका न्यू मूविंग एवरेज बन जाता है। तो ये जो स्टॉक का डेटा निकला 1263 से लेके 1152 का एवरेज आया है, मतलब बेसिकली बाद में कम हो गया है बिकॉज मार्केट डाउन गया है, ठीक है। अब यहाँ से अब यहाँ से आपको ये समझना होगा, सर ये तो ठीक है एवरेज करना सीख गए, बट इससे अभी होगा क्या। चलो सर, as it is evident, the moving average changes as and when the closing price changes. मूविंग एवरेज तब बदलता है जब क्लोजिंग प्राइस बदलता है। एज कैलकुलेटेड above, a moving average is called a simple moving average, SMA, ठीक है। Since we are calculating it as per the latest 5 days of data, it is called 5-day SMA. The average for the 5 days, जो 5 दिन का एवरेज होता है, और इट कुड बी एनीथिंग लाइक 5, 10, 50, 100, 200, जिसको जो पसंद है, are then joined to form a smooth curving line known as the moving average line, and it continues to move as the time progress. और ये मूव करता रहता है जैसे जैसे समय चेंज होता रहता है, जैसे कि हम लोगों ने कैलकुलेशन किया। अब आप देखो, ये देखो, ये एसीसी सीमेंट का एक मूविंग एवरेज का लाइन है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें एसीसी सीमेंट moving average indicator and how does one use it. There are many moving average application, and shortly I will introduce a simple trading system based on moving average, but before that let us learn about exponential moving average. सर ये सिंपल मूविंग एवरेज का एक सिंपल कॉन्सेप्ट था, जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाला जो ये बेसिकली मैंने दिया, ठीक है। ये बेसिकली एक 9 दिन का मूविंग एवरेज है, ठीक है। 9 दिन का नहीं, सॉरी, डे वाइज है, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पर कितना दिन का दिया हुआ है, ये डे सिस्टम में रहा है सर। इसमें वॉल्यूम है 20 का, मूविंग एवरेजेस हैं, मतलब बेसिकली 9 दिन का मोस्ट प्रोबेबली। ये अगर आप देखोगे, ये एक सिंपल मूविंग एवरेज लाइन है कि मतलब कहाँ कहाँ से, मैं इसका डेटा पॉइंट को आपको बताता हूँ कि कैसे पुट करना है, ठीक है। कि एवरेज लाइन जब मार्केट गया है तो एवरेज एवरेज में वो कहाँ कहाँ से गुजरा है, ठीक है। ऑन एन एवरेज से जैसे तो गुजरा है बहुत सारा जगह से, बट ये ऑन एन एवरेज अगर आप निफ्टी को देखोगे या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक को देखोगे, तो वो कहाँ कहाँ से कौन सा पतली गली लिया है ये आपको समझना है। और उसके लिए आपको और एक चीज भी देखना होगा, आपको सिर्फ सिंपल मूविंग एवरेज से काम नहीं बनेगा, आपको साथ साथ में ना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी देखना है। और फिर मैं आपको ड्रॉ करना भी दिखाता हूँ, रुक जाओ सर। ये जैसे यहाँ पर लिया गया है एग्जैक्टली मैंने भी उसी तरह से वहां पर जस्ट पुट कर दिया, बट एग्जैक्टली आपको पुट करने से नहीं होगा। अब आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी थोड़ा समझना है, जो थोड़ा सा और एडवांस है। यहाँ पर क्या होगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे क्लोजिंग प्राइस
22, 23, 24, 25, 28, ठीक है। नाउ टू जो भी डेटा पॉइंट आपको क्लोजिंग डेटा मिलता है उसको आप टोटल करो। टोटल करने के बाद when one calculate the average across these number there is an understand assumptions, एक unstated assumptions होता है। अब ये unstated assumptions क्या है? We are essentially giving each data point equal importance. We are assuming that the data point on 22nd July is as important as data point of 28 जुलाई। सर 22 जुलाई का डेटा जितना इंपॉर्टेंट है 28 जुलाई का डेटा और उतना ही इंपॉर्टेंट है। However, when it comes to the market, जब बात मार्केट पे आता है दिस मे नॉट ऑलवेज बी ट्रू। सर हमारे लिए 22 तारीख का डेटा और 28 तारीख का डेटा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट मार्केट के लिए जितना करंट डेटा उतना इंपॉर्टेंट है। मार्केट क्या सोचता है जानते हो? द बेसिक assumptions ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। इसका मतलब दिस मींस लेटेस्ट प्राइस यू सी दैट इज 28 जुलाई का प्राइस डिस्काउंट ऑल द नोन एंड अननोन इंफॉर्मेशन। मतलब 28 जुलाई को ये सर बोलिए। सर वो तो सिंपल मूविंग एवरेज जो लाइन दिखाए आप चार्ट पे, वो एक्चुअली इंडिकेट क्या कर रहा है? हम फंडा समझ गए हैं, उसे ऐड करके फिर डिवाइड करना है। तो ये जो अप एंड डाउन जब हो रहा है स्टॉक, जो कैंडल के ऊपर जो लाइन जो बन रहा है वो इंडिकेट क्या कर रहा है? सर अभी तो मैंने बताया नहीं ना, अभी मैं आपको सिंपल मूविंग एवरेज क्या है वो बताया। हाँ। लेकिन सिंपल मूविंग एवरेज के साथ साथ आपको मेनली मार्केट में यूज करना है ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। मैं आपको वो समझाऊंगा फिर जाके मैं आपको इसका एप्लीकेशन बताऊंगा, तो थोड़ा सा पेशेंस और चाहिए सर, ठीक है। इतना देर से मैं आपको सिर्फ एसएमए समझाया, अब मैं आपको ईएमए बताऊंगा, ईएमए बताने के बाद मैं इसका एप्लीकेशन बताऊंगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, सब समझ में आएगा। अब आप ईएमए को तो पहले देख लीजिए, फिर मैं इसका एप्लीकेशन में आता हूँ। जैसे 28 जुलाई, बात को समझिए सर, जो डेटा पॉइंट हमें दिखता है, जैसे 28 जुलाई को मार्केट जो दाम बता रहा है, मार्केट जो स्टॉक का प्राइस या इंडेक्स का प्राइस बता रहा है उसको सैक्रेड माना जाता है। सैक्रेड क्यों? बिकॉज मैं आपको बोला ना, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, जो भी नोन है जो भी अननोन है सारा इंफॉर्मेशन को लेके मार्केट अपना दाम बताता है। सो इसीलिए 28th का इंफॉर्मेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन 25th फॉर मार्केट। इंडिविजुअल शायद सोचेगा सर मेरे लिए तो 22 भी इंपॉर्टेंट है 28 भी इंपॉर्टेंट है। यस, इंडिविजुअल हमारे लिए 22 भी इंपॉर्टेंट है 28 भी इंपॉर्टेंट है, बट मार्केट मानता है कि जो लेटेस्ट में है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वन वुड लाइक टू असाइन वेटेज टू डेटा पॉइंट बेस्ड ऑन द न्यूनेस ऑफ द डेटा। तो जो डेटा जितना न्यू होगा उस पर आप ज्यादा वेटेज लगाओ। Therefore, the data point on 28 जुलाई gets the highest weightage. बट अब 28 जुलाई का डेटा में आप ज्यादा वेटेज लगाओगे, 25 जुलाई के जो डेटा होगा उसमें आपका वेटेज थोड़ा सा नीचे आएगा, 24 में और थोड़ा नीचे, ठीक है। एंड इस तरह से चलाएगा, मतलब 28 जुलाई का वेटेज सबसे हाई, 25 का उससे उसके बाद, 24 का उसके बाद, एंड इस तरह से वेटेज आपको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। नाउ बाय डूइंग सो आई हैव एसेंशियली scale the data points according to its newness। जो जितना न्यू है उसका वेटेज उतना ज्यादा। The latest data point gets the maximum attention and the oldest data point gets the least attention। The average calculated on this scaled set of numbers gives us EMA, exponential moving average। Deliberately skip the EMA calculation part simply because most of the technical analysis software let us drag and drop the EMA on prices। Hence we will focus on EMA application as opposed to its calculation। हमें यहाँ पर ईएमए कैलकुलेशन से ज्यादा ईएमए के एप्लीकेशंस पे नजर देना चाहिए। तो चलिए थोड़ा देखते हैं ईएमए का कैलकुलेशंस के ज्यादा कैसे इसका एप्लीकेशंस में नजर दिया जाए। जस्ट लुक एट हियर, ये सिप्ला का एक चार्ट है, प्लॉटेड 50 डे एसएमए। जो एसएमए है सर वो ब्लैक लाइन में है, ठीक है, और जो ईएमए है वो 50 दिन पीरियड का है, ठीक है। एसएमए एंड ईएमए 50 दिन पीरियड का है, 50 डेज का है, ठीक है। You can notice that EMA is more reactive to the prices and sticks closer to the price। मतलब जो एक्सपोनेंशियल होता है वो प्राइस के ज्यादा पास होता है, और जो SMA होता है वो थोड़ा मेन प्राइस से थोड़ा दूर होता है। कैसे पता चल रहा है? देखिए, ये देखिए सर, ये जो रेड लाइन है ये EMA है, ये प्राइस लाइन के थोड़ा पास में है, ठीक है, कॉम्पेरेटिवली। इसका मतलब ये नहीं कि ब्लैक लाइन नहीं है, ब्लैक लाइन भी है, ऐसा बात नहीं है, बट EMA लाइन कुछ ज्यादा ही मार्केट प्राइस के साथ क्लोज में होता है। अब क्यों ऐसा होता है इसका भी समझ होना चाहिए ना सर, तो जस्ट थोड़ा सा वेट कर जाओ और समझा देते हैं। तो ये में इज क्विकर टू रिएक्ट टू द करंट मार्केट प्राइस।
because EMA gives more importance to the most recent data points. EMA recent data points को importance देता है, ऐसे में recent data points के basis में कोई weightage नहीं करता. This helps the trader to take quicker trading decisions. Hence, for this reason, trader prefer to use EMA over SMA. इसलिए trader को SMA उतना पसंद नहीं है जितना वो EMA पसंद करता है. अब आपके मन में चल रहा है, सर एप्लीकेशन ऑफ मूविंग एवरेज क्या होगा फिर, या फिर मूविंग एवरेज से एक ट्रेडर क्या अप्लाई करेगा? सर बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी आएगा. कैसे, वो जानना जरूरी है. मूविंग एवरेज कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटीज विद इट्स ओन मेरिट. व्हेन स्टॉक प्राइस ट्रेड्स अबव इट्स एवरेज प्राइस, अगर स्टॉक का दाम एवरेज प्राइस से हाई चल रहा है, it means traders are willing to buy the stock at a price higher than its average price. This means the traders are optimistic about the stock price going higher. Therefore, one should look for buying opportunities. मतलब अगर एवरेज प्राइस से मार्केट ज्यादा चल रहा है, यहाँ पर खेल है सर, विद स्टॉक प्राइस ट्रेड्स अबव द इट्स एवरेज प्राइस. अगर एवरेज प्राइस से ट्रेड कर रहा है, ज्यादा प्राइस पे ट्रेड कर रहा है मार्केट में, इसका मतलब ही होता है कि बाइंग द स्टॉक एट अ प्राइस हायर देन इट्स एवरेज. एवरेज प्राइस से भी हाई दाम में मार्केट में लोग खरीदना चाहता है. इसका मतलब मार्केट ऑप्टिमिस्टिक है, मार्केट हाई जाएगा. देयरफॉर वन शुड लुक एट बाइंग अपॉर्चुनिटी. और ऐसे सिचुएशंस में आपको मार्केट में बाई लेना चाहिए. सर ट्रेडर एवरेज प्राइस से ज़्यादा क्यों लेगा स्टॉक खरीदने के सर लिए? क्योंकि मार्केट एवरेज प्राइस से इसलिए ज़्यादा लेगा क्योंकि मार्केट में स्टॉक के बारे में कुछ डिमांड क्रिएट हुआ है, कुछ तो रीज़न है, तभी वो रिसेंट एवरेज से हाई चल रहा है. जैसे कि रिसेंटली आईटीसी में हुआ. एक चॉकलेट का मान लीजिए दाम 10 रुपया, उसको हम बाहर कितने दें? मैं समझा नहीं सर, और एक बार बोलो. मान लीजिए कोई चॉकलेट का दाम 10 रुपया है, आपने दाम बढ़ा करके 15 रुपये दे दिया, बट वो वर्थ नहीं है 15 रुपये, तो क्यों दें? सर देखो, एक चॉकलेट के बारे में मैं तभी ये बात डायरेक्टली नहीं कर पाऊंगा. एक चॉकलेट कॉन्सेप्ट ऐसा काम करता है ना, मानो चॉकलेट 10 टका है, लेकिन मार्केट में इतना हाई डिमांड है कि लोग वही चॉकलेट 12 टका देकर खरीदना चाहता है. मतलब इतना हाई डिमांड है लेकिन मार्केट में सप्लाई नहीं है उतना, लेकिन वो चॉकलेट लेने के लिए हर कोई पागल है. मतलब उसका जो एवरेज प्राइस है, एवरेज प्राइस से भी हाई दाम पे मार्केट में लोग लेके आ रहे हैं बिकॉज मार्केट में डिमांड हाई है. तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि मार्केट में वॉल्यूम क्रिएट होता है जब किसी स्टॉक में इमोशंस क्रिएट होता है ना. जब किसी स्टॉक में इमोशंस क्रिएट होता है, आप देखिएगा मार्केट में किस तरह से उसके बारे में काम करता है. अगर आप यहाँ पर आईटीसी को भी देख लीजिए, जैसे रिसेंट ट्रेंड में आईटीसी अपने एवरेज जोन से काफी हाई रेंज में चला है. जो एवरेज जोन में आईटीसी इतना दिन में चल रहा था, ठीक है, एक्चुअली ईएमए का भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है. ईएमए क्रॉस भी बोल के कॉन्सेप्ट आएगा, मैं आपको बताऊंगा. मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल. जो रेड लाइन है ना, ये बेसिकली मूविंग एवरेज की एक्सपोनेंशियल लाइन है. ये ज़्यादा मार्केट में लोगों को पसंद है, ठीक है. और इसको कैसे एनालिसिस करना है ये आपको धीरे धीरे समझाऊंगा. ये दोनों जो एवरेज लाइन है, आज मैं आपको बेसिकली एवरेज कॉन्सेप्ट में बात किया, बट अभी मैंने इसको एनालिसिस करना नहीं सिखाया. बताऊंगा आपको मैं धीरे धीरे. लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और पॉइंट बता देना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार सारा पॉइंट समरी हो जाए तो जाके समझाना सही रहेगा. इसलिए मैं समझाने पे अभी चार्ट पैटर्न ड्रॉ करके समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है. थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ, रुकिए. सर कहने का मतलब ये है कि ईएमए लाइन का ऊपर अगर स्टॉक रहेगा तो वो स्टॉक में स्ट्रेंथ है, उसमें बाइंग हाँ, सिग्नल हम लोग ले सकते हैं. ये सर, बाइंग मतलब सिग्नल का अपॉर्चुनिटी है बेसिकली. यस सर, बेसिकली वही है. थोड़ा सा और कुछ पॉइंट है, एक बार सुन लो, ठीक है. कहने का मतलब यही है कि अगर एवरेज लाइन से भी आपका प्राइस हाई चल रहा है, ठीक है, एवरेज लाइन से भी अगर आपका प्राइस मार्केट में हाई चल रहा है, तो बायर इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके कुछ ज्यादा ही इमोशनल हुआ है. उसके पीछे रिसेंट क्वार्टर प्रॉफिट हो सकता है, उसके पीछे कंपनी का कोई न्यू डिसीजन हो सकता है, ठीक है, कोई फंडामेंटल डिसीजन जो कंपनी के बारे में एक अच्छा ग्रोथ लाने के बारे में बता रहे हैं. कोई बड़ा रेटिंग कंपनी, रेटिंग एजेंसीज कंपनी के बारे में कुछ अच्छा बोला है कि ये स्टॉक अच्छा जाएगा, ठीक है. तो कुछ ना कुछ मैटर है. जैसे इकोनॉमी के बारे में कभी कभी कुछ बड़े बड़े रेटिंग कंपनीज क्या बोलते हैं, जैसे मूडीज बोल के कंपनीज है, फीच बोल के है, क्रिसिल बोल के हैं, ये लोग कंपनी के बारे में रेटिंग प्रोवाइड करते हैं. अगर अचानक मार्केट के उसके बारे में रेटिंग हाई हो जाता है, तो उसको लेने के लिए ना लोग पागल हो जाते हैं. उसका एक छोटा सा शेयर लेने के लिए भी लोग पागल हो जाते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है
एज ए ट्रेडर यही अपॉर्चुनिटी लोग ढूंढता है कि भाई चलो चलो ले लो, ठीक है, और यही बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है अगर एवरेज लाइन से भी आपका स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है। तो लाइकवाइज व्हेन स्टॉक प्राइस ट्रेड्स बिलो इट्स एवरेज प्राइस, अब दूसरा चीज देखो, अगर स्टॉक का प्राइस एवरेज प्राइस से भी बिलो रेट में चल रहा है, इट मींस द ट्रेडर आर विलिंग टू सेल द स्टॉक एट अ प्राइस लेसर देन इट्स एवरेज प्राइस। दिस मींस द ट्रेडर आर पेसिमिस्टिक अबाउट द स्टॉक। इसका मतलब ट्रेडर जो है वो स्टॉक के बारे में नेगेटिव सोच रहा है, मतलब स्टॉक के मूवमेंट के बारे में वो लोग नेगेटिव है। देयरफॉर वन शुड लुक एट सेलिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब ये चीज में आप बेसिकली शॉर्ट कर लो, या फिर अगर पहले से पोजीशंस है तो छोड़ के आ जाओ। वी कैन डेवलप ए सिंपल ट्रेडिंग सिस्टम बेस्ड ऑन दिस कंक्लूजन। ये जो कंक्लूजन हम लोग यहाँ पर लिए हैं, यहाँ से हम सिंपल एक assumptions ले सकते हैं। A trading system can be defined as set of rules that help you identify entry and exit point। तो बेसिकली ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है एवरेज के बेसिस में, ये आपको एंट्री और एग्जिट के बारे में बात करता है। इवन जो इन्वेस्टर है जो लॉन्ग टर्म के लिए भी मार्केट में आता है, उन्हें भी ये चीज देखना पड़ता है कि कौन से टाइम पे एग्जिट के लिए अच्छा है, कौन सा टाइम एंट्री के लिए अच्छा है। We will now try to define one such trading system based on 50-day exponential moving average. Remember, a good trading system gives you a signal to enter a trade and signal to close out of the trade। अगर एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम है, आपको एक अच्छा सिग्नल प्रोवाइड करेगा, जो आज के डेट में मार्केट में सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो देता है। लेकिन उसको समझने के लिए आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फालतू का बहुत लोग सॉफ्टवेयर बाई करता है और उसको समझ ही नहीं पाता, फिर पूरा पैसा गोल करके आ जाता है, ठीक है। खुद का नॉलेज के साथ सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर में कंट्रोल तो ब्रोकिंग कंपनी करता है ना, तो इसलिए सॉफ्टवेयर पे जाओ, बट सिर्फ सॉफ्टवेयर पे भरोसा मत करो, अपना नॉलेज पे भरोसा ज्यादा रखो। अब इस पे रूल 1 क्या है, आपको बाई तब करना चाहिए जब मार्केट प्राइस टर्न्स ग्रेटर देन 50 डेज ईएम। जब मार्केट प्राइस 50 दिन के एवरेज से हाई रहेगा तो आपको बाई करना चाहिए। यू शुड स्टे इन्वेस्टेड टिल द नेसेसरी सेल कंडीशन इज सेटिस्फाइड। जब तक नेसेसरी सेल कंडीशन नहीं आता है तब तक आप इन्वेस्ट करते रहो। और सेल कंडीशन कब आता है, आपको कैंडल का पता है, वॉल्यूम का पता है ना, आपको कैंडल का पता है, वॉल्यूम का पता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी नॉलेज है। वो सब आपको अगर ट्रिगर करता है सेल करने के लिए तभी सेल करना, बट जब तक ये ट्रिगर नहीं करता तब तक सेल मत करना, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट आपको तब एग्जिट कर देना चाहिए लॉन्ग पोजीशंस लेके। एग्जिट दी लॉन्ग मतलब आपने लॉन्ग पोजीशन लेके रखा था, लेकिन अभी आपको स्क्वायर ऑफ करना चाहिए व्हेन मार्केट प्राइस टर्न्स लेसर देन 50 डेज ईएम। अगर 50 दिन के ईएमए से भी आपका मार्केट प्राइस नीचे जा रहा है, ठीक है, तो आपको छोड़ के आ जाना चाहिए, तो आपको स्टॉक छोड़ के आ जाना चाहिए, मतलब बेसिकली सेल कर देना चाहिए या फिर शॉर्ट सेल कर देना चाहिए। यहाँ पर एक अंबुजा सीमेंट्स का मूविंग एवरेज लाइन है, ये 50 दिन का एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से हमें क्या समझ में आ सकता है। लुक एट, ये मूविंग एवरेज लाइन को देखो, आप देखो अभी आपको कैसे समझ में आता है। इतना देर से मैं जो भी समझाया उसको थोड़ा सा मैं अभी समरी करके आपको एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ। अब देखो, एवरेज लाइन लेना तो सॉफ्टवेयर में जस्ट क्लिक का मैटर है, लेकिन इससे आप समझोगे क्या वो जानना जरूरी है, मतलब कहाँ स्टार्ट करें और कहाँ खत्म करें। अगर मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता हूँ, मतलब ये बेसिकली 50 दिन का लाइन है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू बाई ओरिजिनेटेड एट 165, दिस इज द बाइंग एरिया। मैं कैसे बताता हूँ, करेंट प्राइस कितना में चल रहा है सर, 207, करेंट प्राइस 207 चल रहा है और आपका 165 में पहला बाइंग अपॉर्चुनिटी था। फिर एट पॉइंट B1, ठीक है, द स्टॉक प्राइस मूव टू ए पॉइंट हायर देन इट्स 50 डे ईएमए। कैसे पता चला, ये जो 165 है, ये 165 के बारे में क्या बताता है, स्टॉक प्राइस मूव टू ए पॉइंट हायर देन द 50 डे ईएमए, hence as per the trading system rule we initiate a fresh long positions। आपको 165 में फ्रेश लॉन्ग पोजीशन लेना चाहिए, बिकॉज इसके पीछे का मेन रीजन यही है कि लास्ट 50 डेज का जो पॉइंट प्राइस पॉइंट यहाँ पर लिया गया है, वो लास्ट 50 डे प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये हाईएस्ट में जा रहा है। इसका मतलब कि प्राइस मतलब बेसिकली यहाँ पर एक बुलिश जोन क्रिएट हुआ है, और आपको तब तक होल्ड करके रहना चाहिए जब तक ये मोटा मोटी कोई ऐसा ट्रिगर ना हो कि आपको छोड़ के जाना चाहिए। तो गोइंग बाय ट्रेडिंग सिस्टम वी स्टे इन्वेस्टेड टिल वी गेट एन एग्जिट सिग्नल व्हिच इवेंचुअली गॉट एट 187 पे आपको एग्जिट सिग्नल मिल रहा है। मतलब ये बेसिकली आपको सिग्नल का बाकी जो पैरामीटर है उसको भी फुलफिल करना चाहिए।
तो ये देखो S1 लिखा है, मतलब सेल का जोन है, मतलब आप इतना दिन तक होल्ड करके रखे थे, बट यहाँ पर आपको ट्रिगर कर रहे हैं कि आपको छोड़ के जाना चाहिए। दिस ट्रेड जनरेटेड ए प्रॉफिट ऑफ 21 रुपीज, 165 से लेके 187। ये लास्ट 50 दिन के एवरेज से भी हाई है, ठीक है। तो 50 दिन एवरेज से अगर आप, मतलब आपका एवरेज प्राइस पॉइंट हाई जा रहा है, सो पॉइंट इज दैट ये में आपको क्या बता रहा है, ये में आपको ये बताता है कि भाई प्राइस मूवमेंट हाई हो रहा है, प्राइस मूवमेंट हाई हो रहा है, बाई करो। और जब आपका प्राइस पॉइंट ईएमए से नीचे जा रहा है, ठीक है, तो आपको तब ये ट्रिगर कर रहा है कि भाई अभी छोड़ के भागो, मतलब बेसिकली सेल करो और जाओ, स्टॉक छोड़ के जाओ। तो बेसिकली कहने का मतलब है इसके बीच में आपको 22% का प्रॉफिट नजर आएगा। अब इसी तरह से अगर आप दूसरे पॉइंट पे देखो, द नेक्स्ट सिग्नल टू गो लॉन्ग, सेकेंड जो सिग्नल दे रहा है वो B2 में दे रहा है, फॉलोइंग बाय ए सिग्नल टू स्क्वायर ऑफ एन 182, and this trade was just a profit of rupees 4. However, last trade B3 165 से लेके S3 215 was quite impressive, resulting in a profit of 50. अब मैं आपको फिर से एक बार जगह दिखा रहा हूँ सर। मतलब आपका एवरेज लाइन देखो सर, ये वाला देखो सर, एवरेज लाइन करेंट प्राइस से हाई जा रहा है, मतलब मार्केट में ग्रोथ नजर आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मार्केट में वापस ग्रोथ आने वाला है, और बाकी चीज भी ट्रिगर करे, मतलब कैंडल स्टिक्स एज वेल एज आपका वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, एज वेल एज सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, सब कुछ अगर आपको कंफर्म करता है आपको ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं सिर्फ मूविंग एवरेज में बात करूं, तो अगर आप B3 में बाई करते हो, ठीक है, और अगर आप S3 में सेल करते हो, अब कोई बोलेगा सर यहाँ पर भी तो डाउन हुआ है। सर ये डाउन ना, देखो लंबा डाउन है, इसको इग्नोर करना चाहिए। मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के स्टार्टिंग लेक्चर्स में ही बोला कि कभी भी आपको किसी एक पर्टिकुलर डे में ना मार्केट बहुत ज्यादा अप या बहुत ज्यादा डाउन होता है, कुछ कैंडल ना जरूरत से ज्यादा लंबा होता है और कुछ कैंडल जरूरत से ज्यादा ही छोटा होता है। तो ज्यादा छोटा कैंडल या ज्यादा बड़ा कैंडल में कभी भी कोई ट्रेड सेटअप नहीं लेना चाहिए, ठीक है। दैट इज द रीजन ये कैंडल को इग्नोर करना चाहिए। उसके बाद देखो मार्केट फिर से साइडवेज में गया और आपको मोटा मोटी काफी दिन तक स्टे रखा, और फिर मार्केट में डाउनफॉल नजर आ रहा है। तो जैसे ही डाउनफॉल नजर आ रहा है अब सेल करके निकल जाओ। तो 165 में आप बाई कर रहे थे और 215 तक आप इसको होल्ड करके रखोगे, और ये सारा का सारा खेल आप एवरेज लाइन के ये ईएमए के लाइन के बेसिस में करोगे। ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन है इसके बेसिस में आपको करना है कि ईएमए लाइन से प्राइस मूवमेंट कितना दूर में है, ठीक है। ईएमए लाइन से प्राइस मूवमेंट कितना दूर में है, मतलब कितना ऊंचाई में है, कितना नीचे में है। तो ये चीज आपको बेसिकली ट्रिगर करता है। तो एक समरी देख लो, अगर आप 165 में बाई करते हो, सर एक बार वो चार्ट में जाइए सर इसमें। एक सेकेंड, हाँ बोलिए। सर अगर हमको अभी आज के डेट में प्रेजेंट मोमेंट में अगर ट्रेड लेना है, तो वो जो लास्ट कैंडल बना है सर एकदम एक्सट्रीम राइट में, जो दिखा रहा है 207 रुपये 90 पैसा, करेक्ट है? यस हाँ। तो अभी हम EMA लाइन में ड्रॉ किए, EMA लाइन का सिग्नल ऊपर है करीबन 217 रुपये 50 पैसा, इतना आसपास में। तो करंट मार्केट प्राइस है, स्पॉट प्राइस है 207 और EMA दिखा रहा है 217। इसका मतलब है कि करंट स्पॉट प्राइस अभी EMA लाइन से नीचे चल रहा है, तो मतलब अभी हम लोग को होल्ड कर, मतलब अभी हम लोग को पोजीशन लेना नहीं चाहिए, करेक्ट? सर ये सही है, ठीक है, आप अभी पोजीशन मत लो, अभी और थोड़ा सा आपको मूवमेंट देखना चाहिए। मतलब जब तक वो प्राइस EMA लाइन से क्रॉस ना करके ऊपर ना जाए, 3 रुपये 4 रुपये ऊपर ना जाए, तब तक हमको भी कोई पोजीशन लेना नहीं है, जी करेक्ट है? सर, जी सर, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट काम करता है सर। मतलब ये जो मैं आपको अभी बताया, ठीक है, रूल 1 क्या है, बाई व्हेन द करंट मार्केट प्राइस टर्न्स ग्रेटर देन द 50-day ईएमए, ठीक है। वंस अगर यू हम गो अगर हम लॉन्ग, सर अगर हम कोई होल्ड करके रखें कोई पोजीशन, तो उसको सेल करने का अपॉर्चुनिटी मेरे पास है, क्योंकि EMA लाइन अभी क्रॉस किया नहीं, नीचे की तरफ है स्पॉट प्राइस। यस सर, ठीक है, एग्जिट द लॉन्ग पोजीशंस व्हेन करंट मार्केट प्राइस टर्न्स लेसर देन द 50-day ईएमए। अगर वो 50-day ईएमए से नीचे जा रहा है तो आपको होल्ड करके भागना चाहिए, जैसे कि इस पोजीशन से हुआ, जैसे कि यहाँ पर हुआ है सर, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस 50-day ईएमए से लो जा रहा है, मतलब आपको छोड़ देना चाहिए, अभी स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए अगर पुराना होल्डिंग है। समझ में आया ना सर? हाँ सर सही है, हम सही, ठीक हम है, ठीक बोले ना सर, बोला हाँ सर अभी? सही, हाँ सही बोले, एकदम सही बोले, ठीक। ठीक है। तो एग्जैक्टली इसी तरह से आप अपना रिटर्न को भी देख सकते हो। तो मूविंग एवरेज लाइन बहुत हेल्प करता है सर। मूविंग एवरेज में ना मुझे और भी काफी सारा चीज बताना है, मैं नेक्स्ट टेक्निकल क्लास में बताऊंगा आपको। मूविंग एवरेज खत्म नहीं हुआ, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ड्रॉ करके सिखाऊंगा, ठीक है।
कि कैसे आप ड्रॉ करके मतलब लाइव मार्केट में इसको ड्रॉ करोगे, और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम के बारे में भी मैं आपको बात करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाला है मूविंग एवरेज, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में मेरे को मौका मिलेगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और डिटेल्स में बात करूँगा, ठीक है। आज मैं इतना ही रखूँगा सर, ठीक है। सर कल जो एक कुछ शेयर किए थे रिलायंस को लेकर के, वो क्या है सर वो? कौन सा? सर कल एक ग्रुप में शेयर किए थे ना व्हाट्सएप में, रिलायंस का कुछ 3 पेज का एक शेयर किए थे आप। तो रिलायंस का क्वार्टर रिपोर्ट है सर। क्वार्टर रिपोर्ट है, कहाँ पे मिलता है सर क्वार्टर रिपोर्ट? ये तो आपको टिकट टिप के अंदर मिल जाएगा, मनी कंट्रोल में मिल जाएगा, या फिर रिलायंस के साइट में भी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा याद दिलाइए, मैं बता दूंगा, दिखा दूंगा। बस यही जानना था मेरे को सर, ये कहाँ से आप मिलता है ये तो क्वार्टर सर यहाँ रिपोर्ट? पर जाइए ना, यहाँ पर टिकट टिप में जाइए ना, मिल जाएगा। दिखा दीजिए सर एक बार। तो शेयर नहीं शेयर हो नहीं रहा। है? अच्छा, एक सेकंड रुकिए। टिकट टिप में जाने का, जैसे मानिए अगर आपका जीरोधा है तो आप जीरोधा में जाइए, यहाँ पर जाके ये मोर में क्लिक कीजिए, फंडामेंटल्स में जाइए, यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा नीचे आइए, नीचे आइए और नीचे आइए, नीचे आइए। अगर आप अच्छा फाइनेंशियल्स में क्लिक कीजिए, सेविंग, देख रहे हैं एनुअल रिपोर्ट, इसको फिर क्लिक रिपोर्ट कीजिएगा कब डाउन। कब 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 पब्लिश होता है रिपोर्ट? हर क्वार्टर में पब्लिश होता है। तो मतलब जैसे कि कॉर्पोरेट का क्वार्टर स्टार्ट एनुअल होता एनुअल है अप्रैल से। एनुअल एनुअल रिपोर्ट एवरी मतलब ईयर एंड में आता है, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट ईयर एंड में आता है, और बीच बीच में जो क्वार्टर रिजल्ट्स है, ठीक है, उसका भी रिपोर्ट आता है, ठीक मतलब है। अप्रैल से स्टार्ट होता है महीना, यही तो अप्रैल मई जून। हाँ, अप्रैल से लेके, हाँ अप्रैल में जून फर्स्ट क्वार्टर, उसका रिपोर्ट मोटा मोटी जुलाई में मिल जाएगा। या फिर आप सबसे बेस्ट है, जिस कंपनी के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हो, जैसे मानिए रिलायंस, अब रिलायंस के साइड में ही चले जाइए, मनी कंट्रोल भी दिखाता है बट रिलायंस के साइड में ही चले जाइए आप। ये रिलायंस का साइट है, रिलायंस में आप जाइए, यहाँ पर देखिए रिपोर्ट्स, रिप्रेजेंटेशन एंड रिजल्ट्स, दिख रहा है। यहाँ पर आपको एनुअल रिपोर्ट दिखेगा, ठीक है। आर्काइव में आ गया, ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखना चाहते हो तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में चले जाओ, 22-23 में क्लिक करो, तो 22-23 में अभी भी एक ही रिपोर्ट आया होगा ना, जो जून का क्वार्टर, अप्रैल में जून खत्म हुआ है, अभी ये रिपोर्ट आ गया। मतलब ये रिपोर्ट है आपका अप्रैल मई जून तक का, जो जुलाई में अप्रैल पब्लिश में जून का, हाँ सर, ठीक है। होगा। अब जो होगा अब नेक्स्ट होगा अक्टूबर में, जुलाई हाँ, जुलाई अगस्त। अगस्त सितंबर, ठीक है। उस तरह से फिर आपको यही 22-23 में क्लिक करना है, और अगर आप और पुराना रिपोर्ट लेना चाहते हो तो आपको और बहुत सारा मिल जाएगा। और जब आप एनुअल रिपोर्ट लेना चाहोगे तब आपको एनुअल यहाँ पर जाना है, जो भी एनुअल का हिसाब लेना है वो एनुअल आपको मिल जाएगा। सर ये आप फंडामेंटल्स में डिस्कस करते हैं ना हाँ रिपोर्ट सर, कार्ड? ये फंडामेंटल में डिस्कस करता हूँ। जो एक है आपका, जैसे कि मेरा एक फाइनेंस का क्लास चलता है एवरी मंगलवार को, उसमें भी डिस्कस करता हूँ। और एक स्पेशल जो स्टॉक मार्केट के ऊपर ज़्यादा फोकस करके होता है, ऐसे फाइनेंस में भी स्टॉक मार्केट फोकस चलता है। जैसे कल मैंने एक क्लास कराया वर्किंग कैपिटल एंड स्टॉक मार्केट के कनेक्शन, ठीक है। वहाँ पर मैं यही समझा रहा था कि जैसे कोई कंपनी, सिंपल बात है, आप पूछ लिए तो 2 मिनट बता देते हैं। जैसे मानिए कोई कंपनी का फाइनेंशियल्स है, इसमें कंपनी का जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी होता है, यही कंपनी का वर्किंग कैपिटल भी होता है, ठीक है। तो ये एसेट और लाइबिलिटी के बीच में वर्किंग कैपिटल किस तरह से हेल्प करता है फाइनेंशियली कंपनी को डेवलप करने में, तो ये डिस्कशंस में कल कर रहा था, ठीक है। तो ये मेरा फाइनेंस का क्लास चलता है, जो एवरी मंगलवार को मैं कराता हूँ। वहाँ पर मुझे ये पूरा मौका मिलता है, कंपनी का ये पूरा बैलेंस शीट, जैसे मैं कल दिखा रहा था आईटीसी के साथ और रिलायंस के साथ वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। और एक होता है सर जो फंडामेंटल एनालिसिस ही उसको बोलते हैं, जिसमें जो फाइनेंस का ही एक पार्ट है, उसमें स्टॉक मार्केट में मेरे को मौका मिलता है बात करने का कि आप फंडामेंटली क्या क्या पॉइंट, जैसे यहाँ पर हम लोग टेक्निकल पे क्या कर रहे हैं, चेक पॉइंट्स निकल रहा है ना कि क्या क्या चेक करना चाहिए, तो वैसा ही वहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस में मेरे को चेक पॉइंट भी मैं बता देता हूँ। बहुत सारा चेक पॉइंट्स है, रेशियो एनालिसिस वगैरह है, कैश फ्लो वगैरह देखना पड़ता है, बैलेंस शीट कैसे देखना पड़ता है, तो उसका एक शॉर्टकट टेक्निक्स है, ठीक है। फाइनेंस में मैं डिटेल्स में बात करता हूँ, और फंडामेंटल्स में स्टॉक मार्केट के लिए मैं शॉर्टकट टेक्निक्स बताता हूँ कि कैसे कैसे आप शॉर्टकट वे में कर सकते हो। और अगर किसी के अंदर फाइनेंस का नॉलेज प्रॉपरली रहेगा तो वो शॉर्टकट को भी अच्छे से समझ पाता है, बिकॉज वो हार्डकोर फाइनेंस को जानता है, ठीक है। इसीलिए रिसेंटली ईशा वगैरह वो लोग बोला कि सर हम लोग को फाइनेंस सीखना,
ठीक है, तो मैं बोला ठीक है फाइनेंस करो, फाइनेंस के साथ साथ फंडामेंटल दोनों एक साथ ही करेगा वो लोग। फंडामेंटल का क्लास अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, जब स्टार्ट करूंगा, फाइनेंस चल रहा है तो लोग फाइनेंस स्टार्ट किया, फिर उसके साथ साथ फंडामेंटल बाद में करें, ऐसा बोला है, मतलब मैंने बोला तो इस तरह से। तो अगर आप लोग भी ऐसे करोगे तो आप लोग के लिए भी हेल्प हो जाएगा सर। हाँ सर, फंडामेंटल्स करेंगे सर, अभी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। ठीक है सर, ठीक है, इतना ही है सर आज। ठीक ओके, है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय सर। ओके, बाय सर।